हेलो दोस्तों, वेलकम बैक ऑन धान्या एजुकेशन। कैसे आप सभी लोग? वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज मैंने आपको मॉर्निंग में एक टेस्ट शेयर किया था, वहाँ पे आपसे बोला था आपको सॉल्व करना है। और ऐसे ही आपको सरप्राइज टेस्ट बहुत मिलने वाले हैं। एक नहीं, लगभग 50 से 55 टेस्ट आपको दिए जाएंगे। और बहुत जल्दी धान्या एजुकेशन ऐप पर आपके लिए टेस्ट सीरीज लॉन्च की जाएगी, जिसमें आप लोग प्रीलिम्स का मेंटरशिप भी ले सकते हैं। साथ ही साथ आपके लिए जो टेस्ट हमारे कलम कॉपी बैच के साथ चल रहे हैं वही टेस्ट आपको मिलेंगे, और कुछ ओपन टेस्ट आपको मिलेंगे जिनका एनालिसिस 25 से 50 मिनट में यहाँ पे कर दिया करूँगा। जिससे क्या रहेगा, टेस्ट आप लोग लगाएंगे, करना कैसा पड़ता है, सॉल्व कैसे करना होता है, कहाँ से क्वेश्चन बनता है, वो सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। सबसे पहला बिंदु है सर, टेस्ट पढ़ के लगाएं या बिना पढ़े लगाएं। तो मैंने आपको बोला सरप्राइज टेस्ट है। सरप्राइज टेस्ट का मतलब है कि आप में से तो वो कई लोग ऐसे जो पहले से पढ़ चुके हैं, उनको सिर्फ रिवीजन की जरूरत है। यदि मैं उनसे बोल दूं कि आप लोग इस टॉपिक को पढ़ के आओ फिर जाके टेस्ट दो, तो आप अपने मन से पढ़ के आओगे, फिर टेस्ट लगाओगे, आपके नंबर कम आएंगे, ठीक है ना। लेकिन अगर आप बिना पढ़े टेस्ट देते हैं तो उससे क्या प्रॉफिट है? उससे प्रॉफिट ऐसा है कि भाई आप 3 दिन रिवीजन में लेते हैं, फिर जाके टेस्ट लगाते हैं। लेकिन अगर आपने पहले टेस्ट लगा दिया फिर जाके 3 दिन रिवीजन में लिया, तो आपको पता रहेगा आपका वीक पोर्शन कौन सा है, कौन सा पोर्शन में याद नहीं रहा, कौन सा टॉपिक में भूल रहा हूँ, ठीक है ना। तो प्रॉफिट क्या है? बिना पढ़े टेस्ट देने में प्रॉफिट है। क्योंकि एग्जाम हॉल में तो हम पढ़ के जाते हैं, बट यहाँ पे बिना पढ़े देना हमें। और कुछ टाइम बाद आपका ऐसा आएगा कि आप सब कुछ पढ़े लिखे होंगे, और जो हमारा शेड्यूल्ड है उसी शेड्यूल्ड के अनुसार हम लोग टेस्ट आपको प्रोवाइड कराएंगे, जो आपके सरप्राइज टेस्ट है। ऐसा नहीं कहीं से भी दे दें। हाँ, कुछ टॉपिक कहीं बाहर से हो सकते हैं, कुछ यूनिट 9 से भी हो सकते हैं, 10 से भी, 7 से, 1 से भी, 5 से, कुछ से भी हो सकते हैं। लेकिन वहाँ पे आपको क्या है कि जब भी आप उस टॉपिक को पढ़ेंगे, जब भी आप उस यूनिट को पढ़ेंगे, तो आपको पता रहेगा कि भैया क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, ठीक है ना। आपको क्या पता रहेगा कि क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं। चलो तो शुरुआत करते हैं आज के टेस्ट की बिना समय लिए हुए। और आपको एक और सूचना है, कल 15 तारीख से हमारा धान्या एजुकेशन ऐप पर कलम कॉपी बैच प्रारंभिक परीक्षा की मेंटरशिप शुरू हो चुकी है। मुख्य परीक्षा की शुरुआत होने जा रही है। तो जिसने भी ज्वाइन नहीं किया है, अभी लास्ट मौका उनके पास है। आज शाम तक का क्लास के बाद आप ज्वाइन कर सकते हो। आप मुझे भी कॉल लगा सकते हो, आप सर को भी मैसेज कर सकते हो, जिससे आपको ज्वाइन करना, तो आपको सारी जानकारी वहाँ पे मिल जाए। नंबर आपका सर का यहाँ पे दिख रहा है, मेरा नंबर सभी के पास है, देने की जरूरत नहीं है। हालांकि लगता है तो मैं आपको दे दे रहा हूँ, जिससे आप लोग कॉल कर सकें, ठीक है ना। और इस वीडियो को आज एंड तक देखना, इस 3-7 इस वाली क्लास को, इस वीडियो को आप लोग एंड तक देखना। एंड तक इसलिए देखना क्योंकि आपको पता चलने वाला है कि बिना पढ़े टेस्ट देने के क्या फायदे होते हैं, ठीक है ना। थोड़ा मैंने बोला इस बार हम लोग रिजल्ट ओरिएंटेड पढ़ाई करेंगे। रिजल्ट ओरिएंटेड पढ़ाई का मतलब है कि ऐसी स्टडी के साथ पढ़ाई करना ना कि खुद से हम लोग सब कर सकें। आप एक चीज सोचना, जिस दिन प्रारंभिक परीक्षा आपकी खुद की दम पे निकल जाएगी ना, तो मुख्य परीक्षा में कोई भी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, कोई भी टीचर की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सिर्फ मेंटरशिप की जरूरत पड़ेगी, आपको नोट्स की जरूरत पड़ेगी। लेकिन आप क्या करो, खुद से पढ़ने के लिए तैयार होंगे। वहां पे आप वेट नहीं करोगे किसी टीचर की क्लास का। आपको जो सब्जेक्ट नहीं आएगा ना, आप खुद से बोलोगे कि हमने प्रीलिम्स कर लिया ना, तो मेंस में भी झंडा गाड़ देंगे। चलो तो शुरुआत करते हैं हम लोग आज के सेशन की। धान्या एजुकेशन ऐप, डायरेक्टर हमारे हरि सिंह सर हैं। इतिहास क्विज सीरीज टेस्ट नंबर 1, मतलब आपका सरप्राइज टेस्ट का आज नंबर 1 है। देखते हैं आप लोग के साथ कितने टेस्ट हम लोग 78 दिन में कर पाते हैं। जो दिन आपके लिए बचे हुए हैं, जितने दिन आपके लिए बचे हुए हैं ना, उन दिनों में कितने टेस्ट आपके लिए कर पाते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका था, यहाँ पे ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि मैं सीधा क्वेश्चन बताऊंगा और आंसर बताऊंगा, क्योंकि आप टेस्ट पहले ही लगा चुके हैं। बस मेरा उद्देश्य है आपको टेस्ट लगाने का तरीका बताऊं, पढ़ने का तरीका बताऊं बस। यदि कोई व्यक्ति आपको टेस्ट लगवा रहा है, टेस्ट बता रहा है, तो बस एक ही फायदा उसका है, एक ही तरीका है कि आपको पता हो कि कैसे प्रश्न पेपर में बनते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति गद्य में है? कौन सी स्मृति गद्य में है? आपको पता है जो भी स्मृतियां लिखी गई हैं, पद्य गायन शैली के फॉर्मेट में लिखी गई हैं। जो गद्य आपका होता है, गद्य आपका होता है निबंधात्मक पद्धति। यहाँ पे लिखा है विष्णु स्मृति। आपकी जो विष्णु स्मृति है, स्मृतियां प्राय रचनाएं हैं। अपवाद स्वरूप विष्णु स्मृति गद्य फॉर्मेट में है। आप लोग क्या करना, यदि आपका प्रिंटर, तो आप जो टेस्ट मैंने आपको भेजा था उसका प्रिंट आउट निकलवा लेना। अन्यथा आप क्या करना, एक कॉपी बनाना और कॉपी में सारे क्वेश्चन लिखना, सारे आंसर लिखना। मतलब कि जो पॉइंट आपको नया मिल रहा है ना, उसको लिखते जाना। यहाँ पे भी आपको मिल रहा है, और जो धान्या एजुकेशन ऐप पे टेस्ट सीरीज में आपको मिलेगा ना,
वहाँ पे भी जितने क्वेश्चन आपको नए मिलेंगे ना, तो आप उसको भी सॉल्व करते चलना, ठीक है ना, उसको भी लिखते चलना कि भैया नया डाटा मिल गया है, लिख लो, पेपर में काम आएगा ही। चलो दूसरा क्वेश्चन है आपका, भारतीय उपमहाद्वीप में प्राप्त प्राचीनतम सिक्का किस नाम से जाना जाता है? आपको पता है जो पुराने सिक्के होते हैं आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के के नाम से जानते हैं, जो कि आपको महाजनपद काल के आसपास दिखते हैं। यहाँ पे लिखा है आहत या पंचमार्क मुद्राओं की प्राप्ति सर्वप्रथम 18वीं शताब्दी में कर्नल कोल्डवेल्ड को तमिलनाडु के कोयम्बटूर से हुई थी। आपको थोड़ा मेरी आवाज़ डाउन लग रही होगी, मतलब कि गूंज रही होगी, या आवाज़ में थोड़ा शब्द ऊंचे नीचे हो रहे होंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकावट भी है, सर्दी बहुत ज़्यादा हो रखी है, ठीक है ना, इस कोल्ड की वजह से ना पूरा माहौल बेकार हो रखा है। चलो अगला क्वेश्चन है, वह प्राचीनतम स्थल जहाँ 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था, वह प्राचीनतम स्थल जहाँ पर 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत का कथा का वाचन किया गया था, तो वो कहाँ पे है? तो देखो यहाँ पे लिखा है नैमिषारण्य। नैमी उस जगह का नाम क्या है आपका? सॉरी उस जगह का नाम है नैमिषारण्य। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जनपद के नैमिषारण्य में 60,000 मुनियों का निवास माना जाता है। यहीं पर सुत गोस्वामी ने सैनिकों एवं अन्य मुनियों के समक्ष महाभारत का वाचन किया था। सैनिकों एवं अन्य मुनियों के समक्ष महाभारत का वाचन किया था, ठीक है ना। एक मिनट देना, एक्चुअली क्या रिफ्रेश करना पड़ेगा मुझे। हाँ यहाँ से हो जाएगा रिफ्रेश। ओहो चलो कोई दिक्कत नहीं, अब प्रॉपर आ जाएगा। हाँ आ गया है, चलो ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपका है, सर्वप्रथम हिंदुस्तान शब्द का उल्लेख किस राजवंश के अभिलेखों में है? हमें तो ये तो पता है भैया कि हिंदुस्तान का उल्लेख कोई लोग करते हैं, किसी ने भारतवर्ष को हिंदुस्तान नाम दिया, किसी ने आर्यावत नाम दिया, कहीं हम लोग जम्मूद्वीप पढ़ते हैं, कहीं हम लोग इंडस पढ़ते हैं, इंडिया पढ़ते हैं, कभी हम लोग भारत पढ़ते हैं, भारत पढ़ते हैं। तो भैया किसने नाम दिया? यहाँ पे लिखा है ससानियों के साथ अभिलेख में, ससानियों के राजवंश के जो अभिलेख है ना, वहाँ पे भारत के लिए हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया गया है। लिखा है हिंदुस्तान के नाम का प्राचीनतम प्रयोग 262 ईस्वी में उत्कीर्ण ससानीय ईरानी शासक, कौन से थे? ईरानी शासक शाहपुर प्रथम के नक्श ए रुस्तम अभिलेख, नाम याद रखना, नक्श ए रुस्तम अभिलेख में इनका उल्लेख मिलता है। एक ही प्रश्न से 3 और 4 प्रश्न आपके बनने वाले हैं, कुछ एनालिसिस ऐसे बनाया गया है, ठीक है ना, अच्छी जानकारी रखी गई इसमें। कुटिल लिपि को किस अन्य नाम से जाना जाता है? कुटिल लिपि को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो कुटिल लिपि को किस अन्य नाम से जाना जाता है बताओ आप लोग? खरोष्टी, सिद्ध मातृका लिपि, ग्रंथ लिपि, शारदा लिपि। तो आपने आंसर लगाया वो सिद्ध मातृका लिपि। देखो मैं आपसे पहले कहूंगा कि सिर्फ क्लास के इंतजार में ना बैठे आप लोग, इस क्लास के आप लोग क्या कीजिएगा, टेस्ट आपको भेज दिया गया है, आप लोग सॉल्व कीजिएगा। हर 3 से 4 दिन में आपको एक टेस्ट दिखेगा, हर वीक में आपको 2 टेस्ट मिलेंगे। अब ये सबको ओपन टेस्ट वाले, ये वाले टेस्ट सबको ओपन है, ये टेस्ट पर्सनली रहेंगे, सबको ओपन टेस्ट रहेंगे, कहीं से भी बनाएंगे, कैसे भी बनाएंगे, बहुत अच्छे से आपको टेस्ट प्रोवाइड कराएंगे। तो आप लोग मेहनत कीजिएगा, सफलता के लिए बहुत ज़रूरी है मेहनत और ईमानदारी। आप लोग टेस्ट लगाने के बाद क्लास में आके एनालिसिस आपका चल रहा है, तो आप लोग मिलाइएगा कि हमने सही किया कि नहीं किया। चलो अगला क्वेश्चन है, हर्षचरित के किस अध्याय में विंध्य के जंगलों में रहने वाले विभिन्न धार्मिक संप्रदायों का वर्णन है? हर्ष के किस अध्याय में विंध्य के जंगलों में रहने वाले विभिन्न धार्मिक संप्रदायों का वर्णन है? तो किसमें? 8वें अध्याय में। आपको पता है हर्षचरित में कितने 8 अध्याय हैं? कितने 8 अध्याय हैं, जिन्हें उच्छ्वास कहा जाता है। प्रथम 3 उच्छ्वासों में बाण की आत्मकथा लिखी हुई है, बाण की आत्मकथा लिखी है। अच्छा यहाँ पे आप लोग बताओ हर्षचरित की रचना किसने की थी? हालांकि आंसर आपको दिख रहा है, बट कमेंट सेशन में आना चाहिए कि हर्षचरित की रचना किसने की थी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बेटा, जॉन मार्शल के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का महानिदेशक किसे बनाया गया था? जॉन मार्शल के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का महानिदेशक किसे बनाया गया था? तो बताओ किसे बनाया गया था? अब जॉन मार्शल तो हम लोग याद रखते हैं भैया,
कि जॉर्ज मार्शल को बनाया गया था, लेकिन किससे बनाया गया था उसके बाद? तो उसके बाद एच हरग्रीव्स को बनाया गया था, एच हरग्रीव्स को बनाया गया था। ठीक है, चलो यहाँ पे लिखा है हेराल्ड, एच हरग्रीव्स मतलब हेराल्ड हरग्रीव्स। चलो कलर चेंज करते थोड़ा अच्छा लगेगा। हाँ, हेराल्ड हरग्रीव्स को एक ब्रिटिश पुरातत्वविद के रूप में थे जो 1928 से 1931 तक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किए गए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। यहाँ पे लिखा है भारतीय, अब बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आर्ट एंड कल्चर नया पोर्शन आ गया ना इंडिया का। अब देखो, उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत का बाइबल ग्रंथ किसे कहा जाता है? अगर शायद मैंने सामवेद लिख दिया होता ना तो आप लोग सामवेद भी टिक लगा देते हैं। उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत का बाइबल ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? नाट्य शास्त्र को कहा जाता है। नाट्य शास्त्र प्रदर्शन कलाओं पर एक संस्कृत है, ग्रंथ है। इस पाठ का श्रेय भरत को दिया जाता है। किसको? भरत को। अब कौन से भरत है आप लोग पता लगाओ यहाँ पे। इस ग्रंथ में 6000 काव्य छंदों का साथ 36 अध्याय है। 6000 काव्य छंदों के साथ 36 अध्याय, 36 अध्याय आपके मिलते हैं यहाँ पे। ठीक है ना। चलो इसको क्या हो गया भाई, ये आप लोग नजर मत लगा देना इसको। चलो आप लोग के कमेंट में क्या आना चाहिए कि हाँ सर सही है गलत है, सही है गलत है, कंटिन्यू कमेंट आनी चाहिए आपकी। बस टेस्ट तो आप लोग सुबह लगा चुके हो, तो सही गलत, सही गलत, सही गलत, सही गलत, लास्ट में आपका स्कोर और आपने क्या सीखा इस क्लास से ना, कि अब पढ़ने में आपको क्या फायदा होगा। आगे जाके आप पढ़ेंगे तो इन पॉइंट को ध्यान रखेंगे कि ऐसे प्रश्न बनने की संभावना होती है। हालांकि देखो बता दूं, इन जब 100 टेस्ट क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं ना टेस्ट सीरीज में, तो 50 क्वेश्चन आपके कठिन होते हैं, 50 सरल होते हैं। सरल पे आपको विशेषता ध्यान देना है। निम्नलिखित में किस वर्ष जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिपि को पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिपि को पढ़ा था तो 1837 में पढ़ा था। ब्राह्मी लिपि भारत की प्राचीनतम लिपियों में से एक है। इसके प्रयोग के प्राचीनतम उदाहरण अशोक के अभिलेखों के रूप में मिलते हैं, जो बाएं से दाएं लिखी जाती है, जो बाएं से दाएं लिखी जाती है। यहाँ पे 3 क्वेश्चन। अशोक के अभिलेख को पहली बार पढ़ने में सफलता कैसे मिली? जेम्स प्रिंसेप को। कब मिली? 1837 में। किस भाषा में लिखे गए, सॉरी किस लिपि में लिखे गए? तो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए। ठीक है ना। एक और क्वेश्चन, भारत में ब्राह्मी लिपि का प्राचीनतम पुरातात्विक साक्ष्य कहाँ पे मिलता है, या अभिलेखीय साक्ष्य कहाँ पे मिलता है? तो कहाँ पे मिलता है? सॉरी अशोक के अभिलेखों में मिलता है। आगे आते हैं, अलेक्जेंडर कनिंघम ने किसके पद चिन्हों पर चलते हुए पुरातत्व खोज बीन की? किसके पद चिन्हों पर? तो ह्वेनसांग के। अब यहाँ जानकारी कैसे मिलती है? ह्वेनसांग एक प्राचीन चीन बौद्ध यात्री था या भिक्षु था। वह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। वह भारत में 15 वर्षों तक रहा। इनकी पुस्तक का नाम सी यू की था। इनकी पुस्तक का नाम सी यू की था। सी यू की ऐसे मत लिखना, उसको ऐसे लिखते हैं, ऐसे ऐसे करके कुछ लिखते हैं। ठीक है ना, जो अलग है। हिंदी देख लो, सी यू की ऐसे, सी यू की था। आगे बढ़ते हम लोग। भारत 10 क्वेश्चन हो चुके हैं, कितने सही है कितने गलत है कमेंट कंटिन्यू चलना चाहिए। भारत का उल्लेख करने वाला प्रथम ग्रीक लेखक कौन था? भारत का उल्लेख करने वाला प्रथम ग्रीक लेखक कौन था? तो कौन था भैया? स्काईलैक्स। कौन था? स्काईलैक्स था। चलो आगे बढ़ते हैं। यह ईरानी शासक दारा प्रथम का यूनानी सेनापति था। यूनानी, दारा प्रथम का कौन था? यूनानी सेनापति था। हेरोडोटस के अनुसार दारा ने इसे सिंधु प्रदेश की जानकारी प्राप्त करने के लिए भारत भेजा था। क्या? हेरोडोटस के अनुसार दारा ने स्काईलैक्स को भारत की जानकारी प्राप्त करने के लिए, सिंधु प्रदेश की जानकारी प्राप्त करने के लिए भारत भेजा था। ठीक है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझना। अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको मिलने वाले आज। कहाँ गया, खत्म हो गया क्या? नहीं, 100 क्वेश्चन थे। हाँ, निम्नलिखित में से कौन प्रस्थान यात्री, अब देखो आप लोग वेद त्रयी पढ़ते हो, हम लोग क्या वेद त्रयी, हम लोग क्या वेद त्रयी पढ़ते हैं, पढ़ते कि नहीं? अगर हम लोग वेद त्रयी पढ़ते हैं और वेद त्रयी को जानते हैं क्या होता है, तो ऐसे लगा प्रस्थान त्रयी। प्रस्थान त्रयी क्या है? निम्नलिखित में से कौन प्रस्थान त्रयी में सम्मिलित नहीं है?
तो ऐसे 3 चीजें हैं जिसको हम प्रस्थानत्रयी कहते हैं। तो भगवत गीता, ब्रह्मसूत्र और उपनिषद, इन तीनों के समूह को क्या कहते हैं हम लोग? प्रस्थानत्रयी कहते हैं। भागवत को नहीं कहते हैं, ठीक है ना। चलो एनालिसिस देखते हैं हम लोग। उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवत गीता को वेदांत की, किसकी? वेदांत की प्रस्थानत्रयी कहा जाता है, क्योंकि वेदांत के सर्वप्रथम ग्रंथ हैं। इनमें भी उपनिषद मूल प्रस्थान है, शेष उन पर आधारित माने जाते हैं। उपनिषद मूल प्रस्थान और उन पर शेष आधारित माने जाते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नया टॉपिक था, नए टॉपिक के लिए मतलब नए प्रकार का क्वेश्चन था, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हम लोग। अच्छा टाइपिंग की, हाँ, और बहुत जल्दी आपके लिए इकोनॉमिक्स की क्लास भी आने वाली है यूट्यूब पे, बहुत जल्दी। डेट फिक्स नहीं है, आज भी हो सकती है, कल भी हो सकती है, परसों भी हो सकती है, एक दिन बाद भी हो सकती है, मतलब एक हफ्ते बाद भी हो सकती है, ठीक है ना। एक मैसेज कर दूं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, आप लोग लगाया होगा। भारत में पहले मध्य पाषाण काल शैल चित्र कहाँ से प्राप्त होते हैं? भारत में पहले मध्य पाषाण कालीन शैल चित्र कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो कहाँ से प्राप्त होते हैं बताओ? कहाँ से प्राप्त होते हैं? मेरे घर से, आपके घर से? कहाँ से प्राप्त होते हैं? मेरे घर से होते हैं कि आपके घर से होते हैं? तो आपको पता है सोहागी घाट विश्व का सबसे पहला शैल चित्र। सुनना आप क्वेश्चन, ये भारत की बात कर रहा है। विश्व का सबसे पहला शैल चित्र कैमूर पहाड़ियों में स्थित सोहागी घाट से मिलता है, जिसकी खोज ACS कलाइकल महोदय तथा जे कॉर्कवन द्वारा की गई थी। देखो कितने बोलते ना, जो हमारा इतिहास होता है ना, इतिहास बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसके क्वेश्चन बहुत कठिन होते, बनते नहीं है। जब ऐसे क्वेश्चन लगाना आप लोग सीख जाओगे ना, पढ़ने का तरीका आपको मिल जाएगा ना, तो आप लोग अपने आप से रेस लगा लोगे। चलो आगे बढ़ते हम लोग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस संस्कृति में मृतक के निचले पैर को दफनाने से पूर्व काट दिया जाता है? निचले पैर का मतलब है कि ये व्यक्ति का पैर हो गया, ये व्यक्ति कमर तक, वो यहाँ पे पैर होते हैं घुटने के नीचे को तोड़कर, जो घुटने के नीचे ना, इनको तोड़कर दफनाया जाता है। किस संस्कृति में? तो आपको पता है, जब कलश में दफनाते हैं, एक संस्कृति में कलश में दफना देते हैं। अब कलश में दफनाने के लिए क्या करेंगे? कलश में इंसान सीधे खड़ा तो जाएगा नहीं, उसको फोल्ड होना पड़ेगा, और जब वो फोल्ड होगा तो उसके पैर तोड़ दिए जाते हैं, काट दिए जाते हैं। तो एक एग्जाम्पल आपका जोरवे संस्कृति का। जोरवे संस्कृति में लोग मृतक को सामान्यतः अस्थि कलश में रखकर घर के फर्श के नीचे दबा देते थे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हम लोग। आपको लग रहा है मैं यहाँ से वहां हो रहा हूँ, बट कोई दिक्कत नहीं है, आपको क्वेश्चन दिखना चाहिए। निम्नलिखित मानव समूह में कौन एक सबसे बुद्धिमान प्रकार का माना जाता है? कौन एक सबसे बुद्धिमान प्रकार का माना जाता है? आप जब इतिहास पढ़ते हो, हालांकि अपने इतिहास में स्टोन एज हम लोग नहीं पढ़ते हैं, लेकिन कभी कभी वहां से क्वेश्चन बन जाते हैं, तो एक आध दो क्वेश्चन आपको यहाँ पे भी देखने को मिल जाते हैं जो कॉमन क्वेश्चन होते हैं, ठीक है ना। तो स्टोन एज से आप लोग जब इतिहास की शुरुआत करते हो, तो वहाँ पे मानव के विकास क्रम में विभिन्न नाम देते हैं, ठीक है ना, विभिन्न नाम देते हैं। जैसे वर्तमान मानव जो होमो सैपियंस इनको कहा जाता है, वर्तमान मानव को होमो सैपियंस कहा जाता है, जो सबसे बुद्धिमान माना जाता है। बट यहाँ पे होमो सैपियंस एग्जाम्पल नहीं दिया गया है, तो सबसे बुद्धिमान कौन हो जाएगा? होमो निएंडरथैलेसिस सामान्यतः मध्य पुरापाषाण से संबंधित मानव था। इसी ने सर्वप्रथम अग्नि का व्यापक रूप से प्रयोग किया था। चलो, मेहरगढ़ की, जो कि पाकिस्तान में प्राचीनतम नवपाषाण कालीन युगीन पुरास्थल है, कौन सी नदी की घाटी में है? मेहरगढ़ जो कि पाकिस्तान में प्राचीनतम नवपाषाण युगीन पुरास्थल है, कौन सी नदी घाटी में स्थित है? तो कौन सी नदी घाटी में स्थित है आप लोग बताएंगे? तो वोलन या वेलन नदी घाटी में स्थित है मेहरगढ़, ठीक है ना। सिंधु सभ्यता के पूर्व का एक भूकाल होता है, वहां से मेहरगढ़ लिया जाता है। चलो, इसको बोलते हैं पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता के या नवपाषाण काल के पश्चात वाले। चलो, किस सैंधव स्थल से साइन बोर्ड का क्या मॉडल मिला है? साइन बोर्ड आप लोग लिखा देखते हो, रास्ते में चलते हो आप लोग देखते हो, सावधान आगे स्कूल है, कृपया कर आगे से लेफ्ट ले, आपका गांव 10 किलोमीटर दूर है,
हमारी मंजिल 5 किलोमीटर दूर है। MPPSC का सफर 70 दिन का शेष बचा है कि नहीं? आपकी सफलता के लिए पूरे 365 दिन हमें लगाने पड़ेंगे। साइन बोर्ड देखते हो आप लोग के नहीं? तो वही साइन बोर्ड किस सैंधव स्थल को साइन बोर्ड का मॉडल मिला है? किसको मिला है? कहाँ से मिला है मतलब? तो धौलावीरा से। धौलावीरा के दुर्ग से उत्तरी द्वार के पास एक गिरा हुआ साइन बोर्ड था। नाम पट्टिका मिला है। विश्व की प्राचीन अक्षरमाला के संदर्भ में एक अद्भुत खोज है। चलो यहाँ पे लिखा है मेसोपोटामिया तथा हड़प्पा के मध्य एक व्यापार केंद्र के रूप में बंदरगाह था। मेसोपोटामिया तथा हड़प्पा के मध्य एक व्यापारिक केंद्र के रूप में बंदरगाह था। कौन सा था? बहरीन को सूर्य उदय का देश कहते थे। आंसर क्या है इसका? बहरीन है। मेसोपोटामिया तथा हड़प्पा के मध्य व्यापारिक केंद्र के रूप में एक बंदरगाह। यदि आप मैप पे देखोगे तो आपको कुछ समझ में आ रहा होगा मैप यहाँ पे, ठीक है ना? जे इंडिया है, सिंधु घाटी सभ्यता इस क्षेत्र में दिखती है। तो यहाँ के बंदरगाह कौन से यहाँ पे बंदरगाह था? तो बहरीन बंदरगाह यहाँ पे था, ठीक है ना? तो बहरीन को सूर्योदय का देश कहते हैं, साफ सुथरे नगर वाला देश कहते हैं, लोकोत्तर स्वर्ग व हाथियों का देश कहा गया है। किसको? बहरीन को। सेंटेंस पूछा गया है पेपर में। कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त है? कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त है? हड़प्पा सभ्यता की नगर विशेषता आप लोग पढ़ते हो ना, वहां से क्वेश्चन है। अब देखो, यदि आपने पढ़ा नहीं है ना तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको पढ़ने का तरीका मिल गया है। यदि आपने पढ़ा है तो आपको रिवीजन मिल गया, और यदि आपको पढ़ने के बाद गलत हो रहे तो आपको पता है कि हमें कौन सा टॉपिक जाके पढ़ना है, कौन सा टॉपिक जाके हमें पढ़ना है। कौन सा हड़प्पी नगर 3 भागों में विभक्त है? तो आपका आंसर है धौलावीरा। धौलावीरा गुजरात में। ये याद रखना, आजकल ये बहुत क्वेश्चन पूछते हैं कि निम्नलिखित प्राचीन शहर वर्तमान के किस राज्य में है, किस जिले में है, किस देश में है? आपको आवाज आ रही है टुक टुक करने वाली ना? बाजू में काम चल रहा है अभी। हमको लग रहा है वो हमारे ऊपर बिल्डिंग ना गिरा दे, हमारा स्टूडियो दब जाए यहाँ पे। ऐसा नहीं बनने वाला, लेकिन चलो यहाँ पे कुछ लिखा था। तो धौलावीरा भारत के गुजरात राज्य के कच्छ जिले में है। खोजकर्ता कौन है? जगपति जोशी। दो एक क्वेश्चन जे भी याद रखना, ये कौन के खोजकर्ता कौन है? धौलावीरा के खोजकर्ता कौन है? जगपति जोशी। निम्नलिखित में से कौन सा पुरा स्थल खंबात की खाड़ी के पास स्थित है? निम्नलिखित में से कौन सा पुरा स्थल खंबात की खाड़ी के पास अवस्थित है? ऐसे भूगोल में मैप बनवाए जाएंगे आपसे तुरंत। देखो टाइम नहीं लगा, तुरंत मैप बन गया। कौन सा स्थल आपको पता है? लोथल। कौन सा है? लोथल, जहां पे मैं होके आ गया अभी, डॉकयार्ड मिलता है यहाँ से। लोथल प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों में से महत्वपूर्ण है, आगे बताने की कोई जरूरत नहीं है। लोथल को लोथल को मिनी हड़प्पा के नाम से भी जाना जाता है। इस लाइन को याद रखना बस, कि लोथल को मिनी हड़प्पा के नाम से जाना जाता है। चलो, सिंधु घाटी की शासन व्यवस्था है। सिंधु घाटी की शासन व्यवस्था है, कैसी थी? धर्मनिरपेक्ष संघवाद नहीं थी, सैद्धांतिक संघवाद नहीं थी, सैद्धांतिक एकात्मवाद नहीं थी। देखो, हम लोग पुरातत्व के साक्ष्य के आधार पर अनुमान लगाते हैं कि वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था कैसी होगी क्या, लेकिन लिखित रूप में साक्ष्य मिले हैं। जैसे हमारे यहाँ पे संविधान चलता है, मौर्य काल में चाणक्य की किताब से जानकारी मिलती है, ठीक है ना, और बाकायदा जानकारी अपने धार्मिक ग्रंथों से, वेदों से मिल जाती है, ठीक है ना। लेकिन क्या मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपको ऐसी जानकारी, क्या आपको ऐसी जानकारी कहीं और से मिलती है? बताओ, क्या ऐसी जानकारी आपको कहीं और से मिलती है? नहीं। मतलब ऐसी चीज़ों की जानकारी लिखित साक्ष्यों के आधार पर ही सही मिल सकती है, अन्यथा हम लोग सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं कि भैया कैसा हो सकता था। और जब जानकारी नहीं है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? देखो यहाँ पे लिखा है, ओलिगार्क या समूह शासन उसे कहते हैं जहां सत्ता पुरुषों के एक समूह के हाथ में होती है, ठीक है ना। अब ऐसा अनुमान कैसे लगाते हैं? क्योंकि बहुत बड़े बड़े सभागार मिलते हैं। क्या मिलते हैं? बहुत बड़े बड़े सभागार मिलते हैं। तो पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर हमने जानकारी निकाली है और पता चला कि भैया वहां का शासन ओलिगार्क था। चलो, अच्छा क्वेश्चन है कि नहीं? पॉलिटी में पढ़ोगे आप लोग, लोकतंत्र क्या होता है, राजतंत्र क्या होता है, एकात्मक व्यवस्था क्या होती है, द्वैध राज्य व्यवस्था क्या होती है। ऋग्वेद में किस नदी को अमृत में, नदी तमे और देवी तमे कहा गया है? ऋग्वेद में
किस नदी को अमृतमे, नदीतमे, देवीतमे कहा गया है? तो किसको पता है सबसे पवित्र नदी कौन सी आपकी? सरस्वती नदी को कहा जाता है। ऋग्वेद कालीन पवित्र व सबसे प्रमुख नदी सरस्वती को सरस्वती सुक्तम षष्ठम मंडल में अभितम, नदीतमे, देवीतमे कहा गया है। आगे, उत्तर वैदिक काल में रलिन की संख्या कितनी थी? उत्तर वैदिक काल में रलिन मतलब कि राजा की संख्या कितनी थी? राजा सहित, तो राजा सहित 12 थी, राजा सहित 12 थी। देखो यहाँ पे लिखा है इसके बारे में, भारतीय इतिहास में उस काल को जिसमें सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद और ब्राह्मण ग्रंथों, अरण्यक और उपनिषद की रचना हुई, उन्हें उत्तर वैदिक काल कहते हैं। रलिन मतलब कि प्रशासनिक अधिकारी टोटल कितने थे वहां पे? चलो, तो राजा सहित 12। अगला क्वेश्चन आपका था, कहाँ गया भाई? हाँ, निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा की गई है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत कुछ दिक्कत नहीं, लाइट गई है बट आपको मेरी आवाज आ रही होगी, स्क्रीन क्लियर दिख रही होगी, उससे आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है ना? स्क्रीन डाउन हुई है, कुछ दिक्कत नहीं है, बट आपको बैक में बोर्ड दिख रहा है ना, मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही है, बस। चलो, यहाँ पे निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा की गई है? तो किसमें की गई बेटा? उपनिषद में। किसमें की गई है? उपनिषद में मोक्ष की चर्चा की गई है। चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे हम लोग क्योंकि 100 क्वेश्चन पूरे करना है। निम्नलिखित वैदिक देवताओं में किसे पुरोहित माना जाता है? अग्नि को, बृहस्पति को, ध्वज को, इंद्र को? तो बृहस्पति को देवताओं का पुरोहित कहा जाता है, बृहस्पति को देवताओं का पुरोहित कहा जाता है। बृहस्पति जी को वैदिक देवताओं को पुरोहित माना जाता है। बृहस्पति जिसे गुरु के नाम से भी जाना जाता है, बृहस्पति जिसे गुरु, गुरुवार, गुरुवार कहते हैं ना, गुरु के नाम से भी जाना जाता है। एक हिंदू देवता है बृहस्पति, अग्नि से जुड़े देवता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सर्वप्रथम किस ग्रंथ में हिरण्यकार शब्द मिलता है? सर्वप्रथम किस ग्रंथ में हिरण्यकार शब्द मिलता है? तो किसमें मिलता है? यजुर्वेद में मिलता है। उत्तर वैदिक काल में धंधों व नए पेशों की बहुत उन्नति हुई, जिसकी सूची आयुर्वेद में दी गई है। सुनार मतलब कि हिरण्यकार, सुनार मतलब कि हिरण्यकार, कुमार मतलब कि कुलाल और किसान मतलब कि किसान, ठीक है ना? देख लो, फिर से सुन लो। सुनार मतलब कि हिरण्यकार, तो यहाँ पे हिरण्यकार का मतलब क्या? सुनार, जो कि सोने का काम करता है, ठीक है ना? जो कि सोने का काम आपका करता है। यजुर्वेद बेटा, आयुर्वेद यजुर्वेद, यजुर्वेद, ठीक है ना? कुमार कुलाल का, किसान किसान का। चलो अगला क्वेश्चन आपका है 27वां क्वेश्चन। ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किसी एक का उल्लेख नहीं है। किसका उल्लेख नहीं है? मगध का उल्लेख नहीं है। दस्यु का है, वर्ण का है, सप्त सेंधव प्रदेश का है, लेकिन किसका नहीं है? मगध का उल्लेख नहीं है आपका। तो मगध 16 महाजनपदों में से एक था। मगध पर वृहद वंश का, हर्यक वंश का, शिशुनाग वंश का, सॉरी यहाँ पे देखो, वृहद वंश का, हर्यक वंश का, शिशुनाग वंश का, नंद वंश का, मौर्य वंश का, शुंग वंश का शासन हुआ। कहाँ पे? मगध पर। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। मुझे लग रहा है कि थोड़ा छोटा कर दूं जिससे हवा नहीं भटकना पड़ेगा मुझे। चलो अब क्या, कहीं से भी हो जाएगा। किस शासन के काल में, किस शासक के काल में 3 महायान उपदेश को बुद्ध, महावीर और मकली गोसाल में निर्माण प्राप्त हुआ? देखो भाई, कितना महान शासक होगा जिसने तीनों धर्म सुधारकों का काल देखा होगा। एक ऐसा महान व्यक्तित्व, एक ऐसा महान शासक जिसने तीनों महान व्यक्तित्व का शासन काल देखा होगा। अब एक बात सुनना, यहाँ पे सोच सकारात्मक और नकारात्मक। आप कुछ लोग ये भी कह सकते हैं, जो नकारात्मक होते हैं ना, तो कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि वो इंसान कितना पापी था जिसने तीनों को निर्माण प्राप्त हो देखा है, मतलब कि तीनों की मृत्यु देखी है। हम लोग बोलते हैं ना कि हमारे साथ रहने वाले खत्म हो गए हैं, हमारे साथ रहने वालों को ऐसा हो गया है, हमारे साथ रहने वालों को वैसा हो गया है। हम अपने आप को दोष देने लगते हैं ना, तो इसमें भी कई लोग पॉजिटिव रहेंगे, भाई हमने उनका काल देखा है, हमने उनके वचन सुने हैं, मुझे भैया वृत्ति करने का मौका मिला है, मुझे पढ़ने का मौका मिला है उनसे। लेकिन कुछ लोग क्या कहेंगे? नहीं भैया, तुम्हारे सामने वो टपक गए थे। मैं देखो, एक पता है बहुत अच्छी बात है यहाँ पे, एक मैसेज आपका कि भाई किसी बिंदु को देखने के 2 तरीके होते हैं।
कोई किसी बिंदु को सकारात्मक ले सकता है, कोई नकारात्मक ले सकता है। अब ये आपकी नई स्ट्रेटेजी है भैया, बिना पढ़े टेस्ट देना। कई लोग इसको नकारात्मक लेंगे, कई लोग सकारात्मक लेंगे, है कि नहीं? तो हम दोनों पहलू झेल के चलेंगे। चलो तो किसने देखा भैया यहाँ पर आंसर कहाँ गया, कहाँ गया भाई? किसने देखा? अजातशत्रु ने। किसने? अजातशत्रु ने। अजातशत्रु एक ऐसा सम्राट था जिसने कि गौतम बुद्ध, महावीर और मखली गोसल तीनों का क्या देखा? निर्वाण देखा, मोक्ष देखा। अब एक शब्द यहाँ पे आंसर देना, जैन धर्म से महावीर, गौतम बुद्ध आपके बौद्ध धर्म से, तो मखली गोसाल किस संप्रदाय से थे, किस धर्म से थे? आप बताओगे मुझे। आजीवक बोल देना, ठीक है? आजीवक से आंसर मिलेगा ना, आजीवक संप्रदाय से। वल्लभी की द्वितीय बौद्ध संगति, सॉरी द्वितीय जैन सभा के अध्यक्ष कौन था? जो वल्लभी में द्वितीय जैन संगति हुई थी उसका अध्यक्ष कौन था? तो उसका अध्यक्ष था देवधरणी, देवधरणी गणी। चलो मेरे शब्द कुछ अंदर जा रहे हैं अभी, आज जा रहे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं, आपको समझ में आ रहा होगा। द्वितीय जैन संगति मैत्रक वंशीय शासक, दो कितने शब्द अच्छे मिलने वाले हैं। द्वितीय जैन संगति मैत्रक वंशीय शासक त्रवसेन प्रथम के संरक्षण में 513 ईस्वी में वल्लभी गुजरात में देवधरणी गढ़ी मतलब सिरमाश्रमण की अध्यक्षता में संपन्न हुई थी। चलो प्रभासगिरी जिनका तीर्थ स्थल है वे है कौन? तो जैन समाज का तीर्थ स्थल है प्रभासगिरी। प्रभासगिरी उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में स्थित जैन तीर्थ स्थल है। कौशाम्बी प्रभासगिरी स्थल छठवें तीर्थंकर पद्मपुरु से संबंधित है। आपके टॉपिक में तीर्थंकर शब्द आ चुका है, तो बेटा ये चीजें बिल्कुल ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देख लो कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है तीर्थंकर टॉपिक से, कैसे बन सकता है? यदि किसी शहर से उनका संबंध है वहां से प्रश्न बनेगा। साथ में क्या होता है, जैन समाज में जो तीर्थंकर होते हैं ना, उनके चिन्ह होते हैं, उनसे नाम बन सकता है। कुछ तीर्थंकरों का वर्णन ऋग्वेद में मिलता है, ठीक है ना। नमीनाथ हो गया, पार्श ऋषभनाथ हो गया, उनका वर्णन वहाँ पे मिलता है। कुछ का संबंध हमारे भगवान कृष्ण से बताया जाता है कि जे इनके भाई थे। तो जैसे आप नमीनाथ पढ़ोगे, नैमीनाथ, तो नैमीनाथ भगवान का संबंध भगवान कृष्ण से बताया जाता है कि दोनों चचेरे भाई थे। अब देखो हम लोग धर्म के नाम पे लड़ते हैं और दोनों भाई चचेरे भाई भगवान कृष्ण और नैमीनाथ दो संप्रदाय को चला रहे हैं। मतलब हम लोग लड़ते हैं लेकिन वो देखो क्या दोनों भाई है, साथ रह रहे हैं, उसके बाद भी ये गठबंधन कि भाई साथ रह रहे हैं, भले विचार अलग है लेकिन भाई साथ रह रहे हैं। चलो महायान राजनीति में मत जाना, ये तो बोलोगे भाई विपक्षी दल सब लोग साथ साथ रह रहे हैं, सबकी विचारधारा अलग है, तो वहां मत चले जाना आप लोग। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को किस अन्य नाम से जाना जाता है? जो महायान बौद्ध धर्म में, देखो कितना अच्छा सेंटेंस, कितनी लाइन मिल रही है, एक शब्द महायान बौद्ध धर्म। नंबर 2 बोधिसत्व, मतलब महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व की अवधारणा है। तीसरा कौन? अवलोकितेश्वर, पढ़ते हो आप लोग, अवलोकितेश्वर, उनका शब्द मिल रहा है। फिर और किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो किस अन्य नाम से? पद्मपाणि लिखा है यहाँ पे, इसको पद्मपाणि के नाम से जाना जाता है, पद्मपाणि, ठीक है ना। चलो तो ये अमिताभ के अधीनस्थ हैं, इनका लक्षण पद्म अर्थात कमल, पद्म पाणी, ठीक है ना। तथा दया इनका विशेष गुण है जिससे अभिभूत होकर ये अपने से नीचे की तरफ देखते हैं। कैसे देखते हैं? ऐसे देखते हैं नीचे की तरफ, ठीक है ना, हाथ में कमल लेके नीचे की तरफ देखते हैं। बेटा ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि निम्नलिखित कथन कौन से बोधिसत्व के बारे में सही है? निम्नलिखित कथन किस बोधिसत्व के बारे में सही है? तो 4-5 जो आने वाले आपके आजकल के टेस्ट में ना, उनसे आप लोग लड़ लेना, मिल लेना आप लोग। चलो गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पश्चात उनके शरीर धातु अवशेष वितरण में किसने प्रमुख भूमिका निभाई? तो किसने निभाई थी? उनके शिष्य द्रोण ने। द्रोण नामक भिक्षु ने भस्म अवशेषों को 8 भागों में बांटा था, जिन पर 8 स्तूपों का निर्माण किया गया, जिसका विवरण महापरिनिर्वाण सूत्र में मिलता है। अब आपको बताना है कि भैया वो कौन कौन से 8 राज्य थे, वो कौन कौन से 8 शासक थे
जिनके राज्यों में गौतम बुद्ध के अवशेषों को भेजा गया था। हालांकि यहाँ से पहले क्वेश्चन बन चुके हैं ना, तो वर्तमान में क्वेश्चन बनने की संभावना कम है, लेकिन एक बार आप लोग लूसेंट में जाके पढ़ लेंगे, ठीक है ना। हमारे मेंटर से प्रोग्राम में आपको नोट्स तो शेयर किए जाते हैं, साथ ही पढ़ने का एक अलग से भी सोर्स बताया जाता है। चलो, बुद्ध के ईर्ष्यालु चचेरे भाई देवदत्त द्वारा छोड़े गए पागल हाथी नीलगिरी से बुद्ध का सामना किस स्थान पर हुआ था? आपको पता है भैया, गौतम बुद्ध से चिढ़ गए उनके चचेरे भाई, भाई भाई की बात चल रही, देख लो, एक चचेरे भाई वहां पे हमने देखे भगवान कृष्ण नेमिनाथ, दूसरे यहाँ पे देखे पागल हाथी छोड़ दिया गौतम बुद्ध को, लेकिन हुआ क्या? सामना किस स्थान पर हुआ? राजगृह में। कुछ हुआ नहीं था, बस सामना हुआ तो शांत हो गया था हाथी, उनकी बस में आ गया था गौतम बुद्ध के। देवदत्त यह बुद्ध का चचेरा भाई तथा बुद्ध का विरोधी था। इसने बुद्ध को आराम पसंद तथा तपस्वी कहा था। उसने बुद्ध के जीवन काल में संघ का प्रधान बनने का असफल प्रयास किया था, ठीक है ना, राजनीति। चलो अगला क्वेश्चन, वाल्मीकि रामायण के अनुसार किसने तक्षशिला नगर की स्थापना की थी? तो किसने की थी? भारत ने। किसने की थी? तक्षशिला। वाल्मीकि रामायण के अनुसार, तक्षशिला विश्वविद्यालय की बात नहीं कर रहा हूं, तक्षशिला नगर की बात कर रहे हैं हम लोग। तक्षशिला नगर की स्थापना किसने की थी? भरत ने, ठीक है। किसने? भरत ने। भारत लिखा है, भरत नाम है। तक्षशिला भरत के पुत्र तक्ष की राजधानी थी। भरत के पुत्र तक्ष की राजधानी थी। प्राचीन काल में इसके आसपास के प्रदेश में तक्षक लोग रहते थे, तक्षक लोगों का राज था, इसलिए इस नगरी का नाम तक्षशिला पड़ा। भाई बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट मिला है कि तक्षशिला भरत के पुत्र तक्ष की राजधानी था, प्राचीन काल में इसके आसपास के प्रदेश में तक्षक लोग का राज था, इसलिए इस नगरी का नाम क्या पड़ा? तक्षशिला पड़ा। क्वेश्चन है 35वां, बुद्ध के परिनिर्माण की तिथि 483 ईसा पूर्व किस आधार पर निर्धारित की गई? किस आधार पर निर्धारित की गई? तो किस आधार पर? कैंटन रिकॉर्ड के आधार पर। कैंटन रिकॉर्ड क्या भैया? तो कैंटन रिकॉर्ड वो है, देखो यहाँ पे सुनो, चीन के बिंदुओं के लेख, बौद्धों के लेख, चीन के बौद्धों के लेख कैंटन डोटेड रिकॉर्ड के अनुसार, चीन के बौद्ध भिक्षुओं के लेख कैंटन डोटेड रिकॉर्ड के अनुसार महात्मा बुद्ध की महापरिनिर्वाण तिथि 486 से 477 ईसा पूर्व है। वही सुनना, सहेली वृत्तांतों, अच्छा सहेली प्रदेश किसके कहते थे? भारत के पड़ोसी राज्यों में सहेली किस जगह का नाम था? सहेली, बताओ। सहेली वृत्तांतों के अनुसार बुद्ध की महापरिनिर्वाण तिथि 483 ईसा पूर्व है। आप लोग अलग अलग पढ़ते हो ना, तो कारण मिल गया कि भैया अलग अलग क्यों पढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ते हम लोग। भिक्षुका का कौन सा वर्ग बुद्ध के प्रति विरोधी भावनाएं रखता है? भिक्षुका का या भिक्षुओं का कौन सा वर्ग बुद्ध के प्रति विरोधी भावना रखता है? कौन सा वर्ग? षड्वर्गीय, पंचकोणीय, सप्तनिर्गत, चतुर्वाई, संघध्वज नहीं, षड्वर्गीय। क्या? षड्वर्गीय। आपको आपके सर ने पढ़ाया होगा कि क्या चीज क्या होती है। दृष्ट भिक्षुओं का एक दल षड्वर्गीय कहलाता है, जो नैतिकता के सामान्य नियमों का उल्लंघन करता है, जो नैतिकता के सामान्य नियमों का उल्लंघन करता है। इस बार आपसे बहुत अच्छे क्वेश्चन बने भाई साहब, टेस्ट में अच्छा आया था। मुझे लग रहा है किसी का स्कोर 50 से ऊपर गया होगा, अभी लास्ट तक देखना, मुश्किल से किसी का स्कोर 50 से ऊपर जाएगा। हाँ, जो सेल्फ स्टडी करता है ना उसका स्कोर 50 से ऊपर जाएगा, जो सेल्फ स्टडी करता है ना उसका स्कोर पक्के में जाएगा 50 से ऊपर। चलो, किस साहित्य में उल्लेख किया गया कि पार्श्वनाथ क्षत्रिय थे? किस साहित्य में उल्लेखित है कि पार्श्वनाथ क्या थे? क्षत्रिय थे? तो आदि पुराण, कल्पसूत्र, तत्वार्थ सूत्र, तत्वार्थ सूत्र है, तत्वार्थ, भद्रबाहु संहिता। तो कल्प सूत्र में, किसमें? कल्प सूत्र में। पार्श्वनाथ का जन्म महावीर से लगभग कुछ ईसा पूर्व काशी में हुआ था। 30 वर्ष की आयु में इन्होंने गृहत्याग कर वैराग्य ग्रहण कर लिया था। सम्मेद शिखर पर निर्माण प्राप्त किया था। सम्मेद शिखर से बार बार क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है। सम्मेद शिखर से बार बार हम लोग का पवित्र स्थल है, जाते भी रहते हैं, बहुत अच्छा लगता है। 27 से 28 किलोमीटर की पैदल यात्रा करते हैं, जैसे हम लोग केदारनाथ पे जाते हैं ना, वैसी वंदना यहाँ पर होती है। महावीर स्वामी की भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी? महावीर स्वामी की भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी? गौतम बुद्ध की तो पढ़ते रहे, तो यहाँ पे नया क्वेश्चन आ गया, तो कौन थी? चंदना आंटी। कौन सी थी? चंदना आंटी।
भगवान महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। महावीर का जन्म करीब 2500 वर्ष पहले वैशाली गणराज्य के कुंड ग्राम में अयोध्या इक्ष्वाकु वंशीय क्षत्रिय परिवार में हुआ था। चलो, बुद्ध का अर्थ क्या है? बुद्ध का अर्थ क्या है? प्रबुद्ध, शक्तिशाली, प्रतिभा, धार्मिक उपदेश। तो बुद्ध का अर्थ है प्रबुद्ध। क्या है प्रबुद्ध? गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व हुआ था। निर्माण 483 ईसा पूर्व हुआ था। वे एक श्रमण थे जिनकी शिक्षा पर बौद्ध धर्म का प्रचलन हुआ। बचपन में बुद्ध का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। देखो, आपको बहुत पूरा 100 क्वेश्चन एनालिसिस करेंगे, ठीक है ना? पूरा 100 क्वेश्चन एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस करने का मतलब कि आपको शॉर्ट में आंसर बताएंगे। चलो, भागवत पुराण के अनुसार नंदराज की सेना में कितने सैनिक थे? भागवत पुराण के अनुसार नंदराज की सेना में कितने थे? 10 पद्म। अब पद्म क्या होता है? पद्म होता है एक इकाई। संख पद्म पढ़ते ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, लाख, 10 लाख, करोड़, अरब, खरब, संख, पद्म, जी ऐसे पढ़ते हो, आगे जाके पढ़ते हो आप लोग। आजकल तो अरेबियन में हम लोग पढ़ते हैं जैसी है, बट रियलिटी में आप देखो अपने ग्रंथों में जो चीज़ थी, तो संख्या काउंट करने का, ठीक है ना? चलो, काउंटिंग वो इकाई है आपकी, काउंटिंग करो था। भागवत पुराण हिंदुओं का 18 पुराणों में से एक है। मतलब पुराण कितने होते हैं? 18 होते हैं। इसमें इसे श्री भागवत या केवल भागवतम भी कहते हैं। इसका मुख्य वर्ण विषय शक्ति योग है। इसका मुख्य वर्ण विषय शक्ति योग है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित राजाओं में से कौन जैन परंपरा के कुणिक के रूप में ख्यात था? जैन परंपरा में कुणिक के रूप में ख्यात था, विख्यात। बताओ कौन था? कौन था विख्यात? तो जैन स्रोतों के अनुसार अजातशत्रु। कौन? अजातशत्रु अपौत्रिक सूत्र और आवश्यक सूत्र में। जैन स्रोत कौन से? औपत्रिक सूत्र और आवश्यक सूत्र में अजातशत्रु को कुणिक कहा गया है, जबकि जैन साहित्य में बिंबिसार को श्रेणिक कहा गया है। कुणिक और श्रेणिक, श्रेणिक तो पता है, हम लोग पढ़ते हैं, बिंबिसार को श्रेणिक कहते हैं, लेकिन कुणिक किसे कहते हैं आज आपको पता चल गया। चलो, किस प्राचीन लेखन में नंद शासकों द्वारा संचित अपार धन संपदा का उल्लेख किया गया है? तो किसमें किया गया है? मामूल नार। किसमें? मामूल नार। देखो, मैं आपको बता दूं, एमपीपीएससी जो प्रारंभ परीक्षा होती है, कुछ रटने की होती है, कुछ समझने की होती है। यदि इसे बोलो 40% समझने का होता है और 60% रटने का होता है। आपके सामने कई शब्दावली ऐसी आती हैं जो आप पहले प्रयास में नहीं समझ पाते हो, दूसरे प्रयास में नहीं समझ पाते हो, तो सबसे अच्छा अपन को एक बार याद कर लो, समझ लो। यदि मुख्य परीक्षा में वो चीज़ काम आती है, सिर्फ 2 नंबर में आएगी आपके काम। क्या आएगी? सिर्फ 2 नंबर का काम आएगी। हाँ, 7 नंबर वाले जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो आपको आसानी से समझ में आ जाते हैं, तो आप लोग को परेशान नहीं होना है। जो शब्द आते हैं ना, यहाँ पे नहीं बोल रहा हूँ मैं, जो तो एमसीक्यू भी आप जाके पढ़ेंगे, इसके बाद 3 दिन आप रिवाइज करेंगे, सब करेंगे, जो वो चीज़ है, ठीक है ना? मैं बात कर रहा हूँ आपके पढ़ने के तरीके के लिए कि आप लोग को परेशान, आप लोग व्याकुल होते हैं ना, जब कुछ बनता नहीं तो व्याकुल हो जाते हैं, तो आपको व्याकुल नहीं होना है, आपको ऐसे आगे बढ़ना है, ठीक है? चलो, एक भाई बहुत अच्छी चीज लिखी यहाँ पे, नंद शासकों, किस प्राचीन लेखन में नंद शासकों द्वारा संचित अपार धन संपदा का उल्लेख मिलता है? किसमें मिलता है? मामूल नार में। कथा सरित सागर के अनुसार नंदों के पास 11 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं थी। टर्नर महोदय ने स्पष्ट किया कि घनानंद को धन बटोरने का व्यसन था, लालच थी। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, अशोक के अतिरिक्त देवानाम प्रिय की उपाधि धारण करने वाला मौर्य शासक कौन था? अशोक के अतिरिक्त ऐसा कौन सा मौर्य शासक था जिसने देवनाम प्रिय की उपाधि धारण की थी? कौन था? दशरथ अंकल। तो दशरथ मौर्य राजवंश के राजा थे, वो सम्राट अशोक के पौत्र थे। इसने आजीवक संप्रदाय के अनुयायियों को नागार्जुन गुफा प्रदान की थी, ठीक है ना? आजीवक संप्रदाय के अनुयायियों को नागार्जुन गुफा प्रदान की थी। मौर्य काल में उदक भाग क्या था? तो क्या था उदक? एक मैंने बोला आपको आज के जो टारगेट दिया था, वहां पे मैंने आपसे डिसाइड किया था कि आपको कर व्यवस्था पढ़नी है,
तो कर व्यवस्था जो शब्दावली आती है वो आपको याद करनी थी, ठीक है ना। तो मौर्य काल में उदक भाग था एक सिंचाई कर, क्या था, एक सिंचाई कर था। उदक भाग क्या था आपका, एक सिंचाई कर था। चलो आगे बढ़ते हम लोग, आगे बढ़ते हम लोग। रोमनदेही स्तंभ लेख में उत्कीर्ण उबलेखी का क्या अर्थ है, उबलेखे का क्या अर्थ है। रोमनदेही स्तंभ लेख में उल्लिखित या उत्कीर्ण उबलेखी का क्या अर्थ है, तो कर मुक्त, इसका मतलब क्या, कर मुक्त, ठीक है ना। तो रोमनदेही स्तंभ लेख में उत्कृत उबलिखी से आशय कर मुक्त है एवं मौर्य समुदाय से संबंधित है। चलो अच्छा, आपको बताना रोमनदेही अभिलेख कहाँ मिलता है, किस चीज की जानकारी देता है। रोमनदेही अभिलेख कहाँ मिलता है, किस चीज की जानकारी मिलती है, ठीक है ना। आपको कर की जानकारी मिल रही है, आपको पता होगा अशोक जब यात्रा करता है एक लोकेशन पे, उस लोकेशन का नाम आपको बताना है जहाँ पे रोमनदेही अभिलेख मिलता है, और वहाँ पे अशोक क्या करता है, कर मुक्त व्यवस्था कर देता है। तो आपको बताना कहाँ पे मिलता है रोमनदेही अभिलेख वर्तमान में। कौन सा अभिलेख वलिवर्द शैली में लिखा गया है, कौन सा अभिलेख लिखा है, एरागुड़ी, एरागुड़ी अभिलेख वलिवर्द शैली में लिखा गया है। एरागुड़ी अभिलेख आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में स्थित है, जो कि वलिवर्द शैली में लिखा गया है। यह 14 दीर्घ शिलालेखों का समूह है, यह 14 दीर्घ शिलालेखों का समूह है। तो आपको टॉपिक समझ में आ रहा है क्या क्या पढ़ने होते हैं, देखो, और कैसे पढ़ने होते हैं। क्वेश्चन में वही फायदा होता है, यदि किसी टॉपिक से आप 100 क्वेश्चन भी लगा लेते हैं ना, तो आपको पढ़ने का तरीका मिल जाता है। चलो, अशोक के किस शिलालेख में कारुवाकी व पुत्र तिवर का उल्लेख है, अशोक के किस शिलालेख में कारुवाकी और पुत्र तिवर का उल्लेख है। इसको कहते हैं रानी का शिलालेख कहते हैं, जो कि कौशाम्बी, किसमें, रानी की शिलालेख में इस बात के उल्लेखित लिखा है। कौशाम्बी लघु स्तंभ लेख पर एक प्राप्त अन्य लघु स्तंभ लेख को रानी का अभिलेख या साम्राज्ञी अभिलेख कहते हैं। कौशाम्बी लघु स्तंभ लेख पर प्राप्त अभिलेख को क्या कहते हैं, रानी का अभिलेख या साम्राज्ञी अभिलेख कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, अशोक के धम्म की किस बौद्ध सूत्र ने बहुत अधिक समानता है, अशोक के धम्म की किस बौद्ध सूत्र से अधिक समानता है, तो किससे, सिगालोवाद सूत्र से, किससे है, सिगालोवाद सूत्र से। दीघ निकाय में राहुलोवाद सूत्र अथवा दीघ निकाय मध्यम निकाय, आप लोग पढ़ते हो ना इतिहास में, आपको सर ने पढ़ाए होंगे। दीघ निकाय ने राहुलोवाद सूत्र अथवा सिगालोवाद सूत्र, लक्षण सूत्र, चक्रवर्ती सिंह नरद सूत्र में धम्म नामक धम्म से संबंधित है। चलो, तो आपको याद रखना क्या, यहाँ पे सिगालोवाद सूत्र, ठीक है ना जी, एक लक्षण सूत्र, चक्रवर्ती, नए नए नाम। अब देखो कई बार नए नाम आए तो परेशान मत होना, सर इतना ज्यादा पढ़ना होता है, नहीं, वो है तो मैंने आपको बता दी है। कुछ नई चीजें होती है जो आपकी टेस्ट सीरीज से ही कवर होती हैं, आप जितना पढ़ते हो उतना सब पढ़ते हैं, लेकिन जब कोई नई चीज आती है ना तो वो आपकी टेस्ट सीरीज से ही कवर होती है। उस जैन संत की पहचान कीजिए जो चंद्रगुप्त मौर्य के साथ श्रवणबेलगोला गया था। तो कौन गया था भैया, भद्रभाहु। आपको पता है दिगंबर श्वेतांबर बटे थे, स्थूलबद्ध और भद्रभाहु। जब वहां पे अकाल पड़ा था, कहाँ पे, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, भैया कुछ लोग तो वहीं रुक गए थे और कुछ लोग दक्षिण भारत में चले गए थे। जो दक्षिण भारत गए और लौट के आए वो अपनी चर्या को बनाए रखे और दिगंबर कहलाए। जो उत्तर भारत में ही रह गए थे अपनी चर्या को उन्होंने बिगाड़ दिया, श्वेत वस्त्र धारण कर लिए, वो आपके श्वेतांबर सफेद वस्त्र वाले कहलाए, लिखा है। चलो आगे बढ़ते हम लोग। पंकोदय सन्निरोधे, पंकोदक सन्निरोधे मौर्य प्रशासन द्वारा लिया जाने वाला जुर्माना था। पंकोदय सन्निरोधे किस लिए लिया जाता था, किस देख रहा है, पंक, पंक मतलब कीचड़, आपको दिख रहा है भैया, पंक मतलब कीचड़। तो लिखा है कि सड़क पर कीचड़ फैलाने पर प्रशासन द्वारा जुर्माना लिया जाता था। पांसु ने सरत्ता गली में, देखो अलग अलग लिखे हैं, पांसु न्या से रथ्या गली में कूड़ा फेंकने का जुर्माना था। मजार श्रवण कुलसर्प प्रेताना बिल्ली कुत्ता नगर में फेंकने पर जुर्माना था। और पंको सन्निरुद्धे सड़क पर कीचड़ फैलाने वाला
जुर्माना था। आपको अलग अलग 3 शब्द मिले हैं, लिख लेना डायरी में। चलो, अच्छा पीडीएफ किसी को चाहिए? पीडीएफ चाहिए आप सबको? बौद्ध ग्रंथों में अशोक की 2 पुत्रियों का उल्लेख मिलता है, एक थी संघमित्रा और दूसरी कौन सी थी? चारुमती। तो बौद्ध ग्रंथों में अशोक की 2 पुत्रियों का, एक संघमित्रा दूसरी चारुमती, ठीक है ना। अशोक की एक अन्य पुत्री चारुमती का उल्लेख भी मिलता है, जिसका विवाह क्षत्रिय देवपाल से हुआ था। यह अशोक की लुम्बिनी के साथ में था, यह अशोक की लुम्बिनी में साथ था, इसलिए नेपाल में देवपन्न नामक नगर बसाया। नेपाल में अशोक ने देवपन्न नामक नगर बसाया, ठीक है ना। चलो, लुम्बिनी कहाँ पे है? लुम्बिनी नेपाल में है। सॉरी, कौटिल्य ने दैविक विविधताओं को कितने भागों में बांटा है? कौटिल्य ने दैविक विविधताओं को कितने भागों में बांटा है? कितने बांटा है? 8 भागों में। दैविक विविधताएं वे विविधताएं जो आसानी से आ जाए, पता नहीं चलती कैसे होगी, जैसे अग्नि, जल, बीमारी, दुर्भिक्ष, चूहे, व्याघ्र, सोप, राक्षस, ठीक है ना। तो ये क्या कि दैविक विविधताएं हैं कौटिल्य के अनुसार। 2 नंबर के क्वेश्चन आपके यहाँ से बन सकते हैं, जो नए प्रश्न की शैली आ गई ना 2 नंबर के प्रश्नों की, तो वो चीज आपके यहाँ से बन सकती है मुख्य परीक्षा में। भारत का प्रथम अस्पताल एवं औषधि बाग निर्माण कराया था किसने? अशोक ने। किसने निर्माण कराया था? अशोक ने। चलो, लिखा है यहाँ पे, सम्राट अशोक दूसरे मुख्य शिलालेखों में कहते हैं कि मैंने मेरे राज्य के सब स्थानों पर तथा उपयुक्त सीमांत राज्यों में 2 प्रकार की चिकित्सा का प्रबंध कराया है, मानव चिकित्सा और पशु चिकित्सा। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा विभाग कंटक शोधन या कंटक शोधन से संबंधित है? कौन सा है? न्यायपालिका। कंटक शोधन मतलब कि न्याय विभाग। प्राचीन भारत में न्यायिक प्रणाली की एक महत्वपूर्ण विशेषता आपराधिक क्षेत्राधिकार विशेष अदालतें थी, जिन्हें कंटक शोधन या कटक शोधन न्यायालय कहा जाता था। कौन सा बंदरगाह पश्चिमी घाट पर स्थित नहीं है? कौन सा बंदरगाह पश्चिमी घाट पर स्थित नहीं है? तो पश्चिमी घाट पर जो बंदरगाह है आपके बारिकम, रोरोक, सुप्रिक, कैलियन, सेगुल्ला, परिपत्तन और मुजरिस, ये सारे आपके पश्चिमी घाट के बंदरगाह हैं। आपको क्या करना है? डायरी लेनी, एक किताब कॉपी लेनी है, पेज लेना है, उस पर क्या पश्चिमी घाट ऐसे बनाना, पश्चिमी घाट सारे बंदरगाह के नाम लिख दोगे। तो पूरी घाट पर मारुंगर, कोराकाई, कावेरीपट्टम, ठीक है ना, इनके नाम यहाँ पे लिख लोगे, आपका नोट्स तैयार। तो क्या है? कोराकाई यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका। चलो, ऐसा शासक जिससे एक अभिलेखी साक्ष्य में शक, यवन, पहलव और विशुद्धन के रूप में महिमा मंडित किया गया। एक ऐसा शासक जिसे एक अभिलेखी साक्ष्यों में शक, यवन, पहलव और विशुद्धन के रूप में महिमा मंडित किया गया है, तो कौन है भैया? आंसर सबको पता होगा, आसान से होगा। वो आंसर होगा आपका गौतमीपुत्र सातकर्णी। कौन होगा? गौतमीपुत्र सातकर्णी। वशिष्ठ पुलमावी के नासिक अभिलेख में, वशिष्ठ पुलमावी के नासिक अभिलेख से गौतमीपुत्र की सफलताओं का वर्णन मिलता है, जिसमें शक, यवन, पहलव, विशुद्धन अर्थात शक, यवन, पहलवों का नाश करने वाला कहा जाता है, ठीक है ना। तो अभिलेख किसका है? वशिष्ठ पुत्र पुलमावी का। वशिष्ठ पुत्र पुलमावी का अभिलेख है। कौन सा अभिलेख है? नासिक अभिलेख। वहां पे गौतमीपुत्र सातकर्णी की सफलताओं का उल्लेख है, उसमें जानकारी क्या मिलती है कि भैया इनने क्या किया था? शक, यवन शासकों को, पहलव शासकों को हराया था, उनका क्या किया था? नाश किया था। चलो, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसको देखो, मैं पानी पी लूं मैं, 1 सेकंड बस। जय श्री राम। चलो,
गला सूख जाता है लंबा समय बोलने पे। अभी गर्मी नहीं है ये, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, देसी दवाई ले रहे हैं सर्दी जुकाम के लिए, देसी दवाई ले रहे हैं गला दबाने के लिए, मतलब गला सुखाने ठीक करने के लिए। चलो, तो क्वेश्चन क्या था आपका? अच्छा यार 50 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं, 56 क्वेश्चन। तो क्या आप लोग बताओगे आपके कितने क्वेश्चन सही रहे अभी तक कमेंट सेशन में? किस किसने टेस्ट दिया था जल्दी बताओ, कमेंट में आना चाहिए कि कितने क्वेश्चन आपके सही रहे हैं, किसने टेस्ट दिया था। ऐसे ही आपको सरप्राइज टेस्ट मिलते रहेंगे, हफ्ते में 2 टेस्ट आपको मिलेंगे सरप्राइज टेस्ट। आपको सुबह सुबह से टेलीग्राम ओपन रहेंगे, सभी के लिए अवेलेबल रहेंगे, सभी के लिए। हरी सिंह सर यूट्यूब जो आपका टेलीग्राम चैनल है ना, वहाँ पे आपको अपलोड कर दिए जाएंगे, या आप धान्य एजुकेशन ऐप पर भी फ्री कंटेंट में जाके देख सकते हैं। धान्य के एजुकेशन ऐप पर फ्री कंटेंट में आप जाके देख सकते हैं, वहाँ पे आपको टेस्ट की PDF मिल जाएगी। देन उसको सॉल्व करने के बाद आपको शाम को यहाँ पे यूट्यूब एनालिसिस शाम को 5 बजे के समय तक मिल जाएगा, ठीक है ना। आप इनको देखेंगे तो आपको क्या होगा, पता चलेगा पढ़ते कैसे हैं, क्वेश्चन कैसे आते हैं, वो क्या क्या चीज़ हमें नहीं मिलने वाली है, ठीक है ना। चलो, सातवां शासक जिसे अपृतिहत दक्षिणापति कहते हैं, अपृतिहत दक्षिणापति कहते हैं, की उपाधि धारण की थी। किसने की थी? सातकर्णी फर्स्ट ने, सातकर्णी प्रथम ने, ठीक है ना। चलो, तो अभिलेख का जानकारी मिलती है, नानाघाट अभिलेख में सातकर्णी प्रथम को, सातकर्णी प्रथम को वीर सूर अपृतिहत चक्र दक्षिणापति कहा है। नानाघाट अभिलेख प्राचीन भारतीय इतिहास में भूमिदान का उल्लेख करने वाला प्रथम अभिलेख है। तो भूमिदान का प्रथम अभिलेख कहाँ मिलता है? नानाघाट अभिलेख। सातवाहन शासकों ने, आप लोग पढ़ते हुए, सातवाहन शासकों ने भूमिदान की प्रथा शुरू की थी, पढ़ते हो कि नहीं? चलो एक मिनट, आवाज चालू है ना? ठीक है, मेरे को लगा कि आवाज बंद तो नहीं हो गया। किस शासक के कुमार, शासक ने, एक चीज यहाँ पे देखना, यहाँ पे आपका नानाघाट अभिलेख, ठीक है ना, ऊपर आया था नासिक अभिलेख, ठीक है। चलो, किस शासक ने कुमार विशाख और महासेन नामक नाम से स्कंद की आकृति युक्त सिक्के चलाए? किस शासक ने कुमार विशाख और महासेन नाम से स्कंद की आकृति युक्त सिक्के चलाए? किसने चलाए? हुविक्स ने। कितने? किसने? हुविक्स ने, ठीक है ना। हुविक्स ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन्होंने इन नामों से सिक्के चलाए। यहाँ पे लिखा है हुविक्स की मुद्राओं में एक साथ स्कंद, कुमार विशाख और महासेन अर्थात कार्तिकेय का अंकन मिलता है। धनुषधारी के रूप में कार्तिकेय का अंकन भी एक मोहर पर प्राप्त होता है। अच्छा, कार्तिकेय कौन थे बता सकते हो? हमारे महाकाल से इनका संबंध है, तो आप लोग बता सकते हैं कार्तिकेय कौन थे। जूनागढ़ अभिलेख में रुद्र दामन के लिए कौन सी उपाधि का प्रयोग किया गया है? जूनागढ़ अभिलेख में रुद्र दामन के लिए कौन सी उपाधि का प्रयोग किया गया है? तो दक्षिणापथ स्वामी। किसका? दक्षिणापथ स्वामी का उल्लेख किया गया है। रुद्र दामन का जूनागढ़ अभिलेख संस्कृत का पहला अभिलेख है, इसकी तिथि 150 ईस्वी है। सुदर्शन झील का सर्वप्रथम उल्लेख इसी अभिलेख में मिलता है। आपको पता है जूनागढ़ अभिलेख, और यहाँ पे कौन सी झील? सुदर्शन झील। इसकी कहानी अच्छे से पढ़ लेना आप लोग। 5-6 नाम आते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य का, अशोक का, ठीक है ना, 1-2 उनके सेनापति होते हैं उनका भी आता है, तो उनके नाम से पढ़ लेना। सॉरी, यहाँ से प्रश्न बन जाता है, ठीक है ना। जब पता है, देखो पता पढ़ने का स्मार्ट वर्क यही होता है, जब पता है भैया यहाँ से प्रश्न बनना ही है तो क्यों छोड़ इस टॉपिक को। जैसे पता है पॉपुलेशन, पॉल्यूशन ही बोल रहा हूँ मैं, पॉपुलेशन जनसंख्या से एक प्रश्न बनना है आपका, तो हमें क्यों छोड़ना? फिर उसको पढ़ते रहो, जहां से क्वेश्चन बनना है उसको क्यों छोड़े। स्मार्ट वर्क यही कहलाता है भैया, जहां से प्रश्न बनना है उसको क्यों छोड़ना। निम्नलिखित में से कनिष्क की मुद्राओं में कौन सी देवाकृतियां शिव के समान है? निम्नलिखित में से कनिष्क की मुद्राओं में कौन सी देवाकृतियां, मुद्राओं में कनिष्क की मुद्रा देवाकृति शिव के समान है? तो ओइसो, ओइसो मुद्राओं में, ठीक है ना। फिर अब लिखा है कनिष्क ने स्वर्ण, ताम और कांस्य मुद्राएं जारी की। कुषाण काल में सबसे अधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी करने वाला कनिष्क ही था, कनिष्क ही था। ओइसो या आइसस देवता होगा, ठीक है ना, ओइसो, आइसस। चलो, ओइसो या आइसस देवता होंगे वो। आगे बढ़ते हैं। किस शिलालेख की खोज कुषाण राजवंश की वंशावली पर नवीन प्रकाश पड़ता है? किस शिलालेख की खोज से
किस शिलालेख की खोज से कुषाण राजवंश की वंशावली पर नवीन प्रकाश पड़ा? तो रवातक शिलालेख। इसके रवातक शिलालेख, जो कि कहाँ पे? अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में के बगलान प्रांत में स्थित, अफगानिस्तान के बगलान प्रांत में स्थित रवातक नामक स्थान पर काफिर का किला, अब देख लो, ये काफिर का किला नामक एक पहाड़ी से, काफिर का किला नामक एक पहाड़ी से 1993 में इस अभिलेख की खोज की गई। आगे बढ़ते हैं। कौन सा अभिलेख हिंदू यवनों पर वासुदेव संप्रदाय के प्रभाव का संकेत करता है? कौन सा अभिलेख? बेसनगर अभिलेख। अच्छा, बेसनगर किसका नाम था बताओ? हिंद यवनों पर वासुदेव संप्रदाय का प्रभाव पड़ता है। भागवत संप्रदाय पढ़ते हो आप लोग? ऐसी वासुदेव संप्रदाय। तो शुंग शासक भागवत के शासन काल में, शुंग शासक भागवत के शासन काल में तक्षशिला का राजदूत हेलियोडोरस आया था, जिसने अपने आराध्य वासुदेव की स्मृति में वेसनगर विदिशा में एक गरुड़ स्तंभ का निर्माण करवाया था। अब देख लो, आपसे पूछा जाता है कि भागवत साक्ष्य का प्रथम पुरातात्विक साक्ष्य कौन सा है? तो भैया कौन सा है? बेसनगर का अभिलेख। किसने बनवाया था? हेलियोडोरस ने बनवाया था। किस काल में आया था? शुंग काल में आया था। शुंग वंश के किस राजा के काल में आया था? तो किस राजा के काल में आया था? ये भागवत के काल में आया था। तो एक ही प्रश्न से 5 प्रश्न बन रहे हैं। ये समझो, जो आपसे मैंने आज का टारगेट दिया जिन लोगों को ना मेंटर सब में ना, यही टारगेट आपका था कि प्राचीन भारत पूरा पढ़ना है। तो प्राचीन भारत के मुख्य पॉइंट आपको सारे यहाँ पे मिल जा रहा है। जितने भी मुख्य पॉइंट है ना, आपको सारे पॉइंट्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। ठीक है ना? चलो, और एक और सूचना है फिर से आपको, कल कलम कॉपी बैच की मुख्य परीक्षा की क्लासेस शुरू होने जा रही हैं, जिसमें सुबह 10 बजे से पहली लाइव क्लास मेरे द्वारा ली जाएगी। शुरुआत सर ने मुझे सौंपी कि आप शुरुआत करेंगे, तो शुरुआत हमारे साथ होगी, भूगोल विषय से होगी। मैंने आपको बताया कि भूगोल विषय के लिए आपको लगभग 19 से 20 दिन आपको देने पड़ेंगे। जो इंडिया का भूगोल है ना, वहाँ पे 2 यूनिट 3 यूनिट आपकी है ना, पेपर सेकंड, वहाँ पे आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, मतलब आपका हो जाएगा। जो मुख्य बात है, आपको किताब लेनी है। यदि आप वो क्लास करना चाहे तो आप ज्वाइन कर सकते हो आज से। आज आप लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, ऐप पे जाकर डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हो, EMI के थ्रू पेमेंट कर सकते हो, ऐप पे परचेस कर सकते हो कोर्स को। साथ ही साथ आप क्या कर सकते हो, आप मुझे भी कॉल कर सकते हैं, सर को कॉल कर सकते हैं। यदि आप सर के ओल्ड स्टूडेंट रहे अनअकैडमी पर, ठीक है ना, तो आपको 20% लेस है। हाँ, यदि आपने कहीं पर अभी 6 महीने में कहीं पर भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे आपने सर का कोर्स खरीदा था या सर से पढ़ने के लिए खरीदा था, लेकिन वो कोर्स मुख्य परीक्षा का होना चाहिए, प्रारंभिक परीक्षा का नहीं। यदि मुख्य परीक्षा का कोर्स है आपका, तो आपकी फीस लेस देन की जाएगी जितने का पेमेंट होगा, मतलब कुछ परसेंट आपको ऑफ दिया, 100% नहीं होगा, बट कुछ परसेंट आपको वहाँ पे ऑफ दिया जाएगा। ठीक है ना? तो बिल्कुल कल से शुरू होने वाला है, तो लेट नहीं कीजिएगा, आराम से ज्वाइन कीजिएगा, एंजॉय कीजिएगा। और क्लास में यहाँ पर तो PDF और PPT है, वहाँ पर आपके लिए नोट्स लेके आएंगे। नोट्स मतलब कि बनवाए जाएंगे। 2 घंटे की क्लास होगी ना, तो वहाँ पे आपको 1 से 1.5 घंटे समझाया जाएगा, और साथ ही साथ क्या रहेगा, आपको फिर लिखवाया जाएगा। जैसे कल का टॉपिक है हमारा भूगोल एक परिचय। अब भूगोल एक परिचय क्या है कि भूगोल को पढ़ने के लिए ना बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है। भूगोल में खगोल विज्ञान पढ़ना होता है, अंतरिक्ष विज्ञान भी पढ़ना होता है, पृथ्वी के अंदर भी जाना होता है, पृथ्वी के बाहर भी जाना होता है, पृथ्वी की उत्पत्ति कैसी, वो सब जाना पड़ता है। लेकिन क्या वो सब पेपर के लिए ज़रूरी है? नहीं, पेपर के लिए जितना आवश्यक उतना हमें पढ़ना है। तो कल की जो क्लास रहेगी सिलेबस डिस्कशन पे रहेगी, भूगोल विषय पर, भूगोल एक परिचय के रूप में रहेगी, जहाँ पे आपको क्या पढ़ना है भूगोल में और क्या नहीं पढ़ना है, और कैसे पढ़ना है, कब पढ़ना है, कैसे आंसर राइटिंग करनी है, वो सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। कल की क्लास डेमो सेशन में रखी गई है। अधिक से अधिक लोग ज्वाइन करेंगे तो अधिक से अधिक लोगों को प्रॉफिट होगा। अधिक से अधिक लोग आप ज्वाइन करेंगे ना तो प्रॉफिट होगा। जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं ना, उनके लिए तो बहुत प्रॉफिट होने वाला है, क्योंकि कल की क्लास भूगोल विषय पे स्ट्रेटेजी बनाने वाली होगी। चलो, सॉरी, आगे आते हैं हम लोग। कार्ले की गुफा का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? कार्ले की गुफा का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था, बताएंगे आप लोग? कार्ले की गुफा, सॉरी आवाज में कोई दिक्कत तो नहीं है आपको ना? कार्ले की गुफा का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो नहपान महोदय के द्वारा। किसके द्वारा? नहपान महोदय के द्वारा किया गया था।
कार्ले की गुफाएं भारत के महाराष्ट्र राज्य के पुणे जिले में कार्ली में चट्टानों को काटकर कार्ले में चट्टानों को काटकर बनाया गया था। यह प्राचीन बौद्ध गुफाओं का परिसर है। यह लोनावाला से 11 किलोमीटर दूर है। लोनावाला, खंडाला सुना है कि नहीं? यदि आप महाराष्ट्र के, मैं तो गया हूँ, यदि आप लोग गए हैं ना तो लोनावाला, खंडाला सब सुना होगा आपने, ठीक है ना। सातवाहन प्रशासन में उपरक्षित नामक अधिकारी क्या होता था? सातवाहन प्रशासन में उपरक्षित नामक अधिकारी का संबंध था, किससे था? गुहा निर्माण से। जो गुफा का निर्माण करता था उसे उपरक्षित कहा जाता था। यहाँ पे लिखा है, देखो लिखा है यहाँ प्रॉपर कि बौद्ध चैत्य ग्रह एवं गुफा निर्माण सातवाहन अधिकारी नाकमिक, महान कर्मिक, क्या नक्कर्मिक, महान कर्मिक, प्रमुख अधिकारी, अपरक्षित, अधिदर्शक, तिलवंडिक मतलब शिल्पियों का निरीक्षक, आवेशनी मतलब ईंट चुनाई करने वाला। तो ये सारे व्यक्ति कौन से थे? जो गुफाओं का निर्माण करते थे, बौद्ध धर्म की चैत्यों का निर्माण करते थे, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हम लोग। अच्छा, यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ से आपको समझ, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं। अब देखो कई बार क्या होता, क्वेश्चन दिमाग से सॉल्व किए जाते हैं। जब आपने कुछ ऐसा पढ़ा कि भैया सातवाहन काल में ऐसे लोग थे, जो यहाँ पे लिखे हुए पीछे बोर्ड पर आपने पढ़ा, तो आपके माइंड में क्वेश्चन आ गया कि बौद्ध धर्म, सॉरी, सातवाहन काल के लोग किस धर्म को मानते थे, किसको मानते थे? आपको रटना नहीं है, आपको ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है ना। चलो आप लोग कमेंट में बताना कि सातवाहन काल के लोग, जो सातवाहन शासक थे, किस धर्म के संरक्षक थे? जैन के, बौद्ध के, ब्राह्मण के, वैष्णव के, आजीवक के, किसके संरक्षक थे? सातवाहन शासकों ने किस धर्म को संरक्षण दिया? चलो, वह धार्मिक पुस्तक जिसमें कृषि कर्म की 8 विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन है। तो मिलिंद पन्हों में क्या है? किसी कर्म की 8 व्यवस्थाओं का वर्णन है, 8 अवस्थाओं का। जैसे कि मौर्यकालीन आर्थिक सामाजिक जीवन निसंदेह किसी कर्म पर आधारित था। खाद्यान्नों में धान, गेहूं, जौ प्रमुख थे। मिलिंद पन्हों के अनुसार साली धान राजकीय आहार में प्रयुक्त होता था, ठीक है ना। शाही धान राजकीय आहार में प्रयोग होता था। किस हिंद वंश शासक के सिक्के, किस हिंद वंश शासक ने शीशे के सिक्के जारी किए? तो किसने किए थे? स्ट्रेटो द्वितीय ने। किसने किए थे? स्ट्रेटो द्वितीय। सेकंड ने क्या किए थे? आपके शीशे के सिक्के जारी किए थे। चलो, पेरिप्लस दक्षिण भारत का किस नगर को, आपने पढ़ा पेरिप्लस ऑफ द इरीथियन सी, एक किताब का नाम पेरिप्लस ऑफ द इरीथियन सी, जो कि पता नहीं किसने लिखी है, लेकिन उससे भारत की विदेश के साथ क्या व्यापार की जानकारी हमें मिलती है, ठीक है ना। तो वही है, पेरिप्लस दक्षिण भारत के किस नगर को सूती वस्त्र व्यवसाय का केंद्र बताता है? किसको बताता है? ओरेयोर। किसको बताता है? ओरेयोर को बताता है। चलो, ओरेयोर तथा आरिकमेडु दक्षिण भारत में सूती वस्त्र के प्रमुख केंद्र थे। मोटे वस्त्र उत्पादन के लिए प्रतिष्ठान लंगर प्रसिद्ध थे। सुन लो फिर से, ओरेयोर और आरिकमेडु दक्षिण भारत में सूती वस्त्र के लिए, और यहाँ पे क्या मोटे वस्त्र के लिए प्रतिष्ठान और लंगर प्रसिद्ध थे। दोनों का उल्लेख पेरिप्लस में मिलता है। चलो, अपने वाहन वृषभ के साथ शिव का मूर्त रूप का अंकन सर्वप्रथम किसके सिक्कों में मिलता है? अपने वाहन शिव, नंदी जी, नंदी पढ़ते हैं ना, नंदी जी। तो वृषभ के साथ शिव का मूर्त रूप किसके, मतलब शिव के मूर्त रूप में अंकन सर्वप्रथम किस सिक्कों पर मिलता है? किसमें मिलता है? बिम्ब कडफिसस के। इससे पता चलता है बिम्ब कडफिसस शैव धर्म को मानने वाला था। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे लिखा है बिम्ब कडफिसस एक कुषाण राजा था जिन्होंने 113 ईस्वी से 127 ईस्वी 113 ईस्वी से 127 ईस्वी तक शासन किया। रवातक अभिलेख के अनुसार वह बीमा तख्तों का पुत्र था और कनिष्क का पिता था। चलो, बिम्ब कडफिसस मिल गया जानकारी। कनिष्क ने सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है? कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है? बताओ क्या है? 81 सन, 81 ईस्वी, ठीक है ना। कनिष्क के सारनाथ बौद्ध अभिलेख की तिथि 81 ईस्वी है। यह प्रतिमा
मथुरा से लाकर कनिष्क के राज्य 78 ईस्वी सन के तीसरे वर्ष सारनाथ में स्थापित की गई थी। चलो, किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? बताओ। कनिष्क भैया ऐसे थे कि चाइना तक लड़ने पहुंच गए थे, चाइना तक लड़ने पहुंच गए थे। तो आपको बताना है किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? किसने हराया था? पांचाऊ। किसने? पांचाऊ ने। लिखा है चीनी स्रोतों के अनुसार 90 ईस्वी में कनिष्क ने चीन के विरुद्ध अभियान किया, किंतु कनिष्क असफल रहा। चीनी सेनापति पांचाऊ ने उसे परास्त किया था। अगर जीत जाते ना, कनिष्क जीत जाता, हम लोग पता कहते हैं, जैसे चीन बोलता ना दक्षिण चीन सागर हमारा है। चीन की पॉलिसी होती है, आप लोग अंतर्राष्ट्रीय संबंध नहीं पढ़ते हो क्योंकि आपको नीड नहीं है। जब हम लोग अंतर्राष्ट्रीय संबंध पढ़ते हो पढ़ाते हैं ना, तो चीन की एक पॉलिसी होती है कि आपने न्यूज में पढ़ा होगा कि दक्षिण चीन सागर को अपना बताता है कि वो हमारी जागीर है। अब बताओ समुद्र को कैसे कोई अपनी जागीर बोल सकता है? क्या आप बोल सकते हो? क्या नहीं बोल सकते हो? क्यों? समुद्र संपूर्ण मानव समाज का है। हाँ, देश के लिए अलग अलग सीमाएं तय की गई हैं, 12 नॉटिकल माइल, 24 नॉटिकल माइल, ऐसे आगे भी की गई हैं, जो कि आप लोग कल से पढ़ने वाले हो, ठीक है ना। तो वहाँ पे वो कहता है कि नहीं, हमारे पूर्वजों ने वहाँ पे व्यापार किया था, भ्रमण किया था, इसलिए वो हमारा है। यदि कनिष्क चीन को जीत लेता ना, तो हम भी बोलते बेटा चीन हमारा हुआ है। हमारे कनिष्क अंकल हते जो आपसे लड़वे गए थे और जीत के आए थे। हालांकि वो दिन भी आएगा जब सब अपना होगा, संपूर्ण पृथ्वी अपनी होगी। वैसे भी पूरे देवता भगवान सब भारत में हुए हैं, तो भारत तो वैसे ही गौरवान्वित है कि नहीं। जो उनका धर्म है भारत में ही जन्मा है, वो बौद्ध धर्म जो मानते हैं वो भारत में ही जन्मा है ना, तो वैसे ही वो अपने हैं। हिंदी चीनी भाई भाई। बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई थी। बाल विवाह की प्रथा कब आरंभ हुई थी? मौर्य काल में, कुषाण में, गुप्त में, कब हुई थी? कुषाण काल में। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बाल विवाह, आपको सामाजिक व्यवस्था पढ़नी होती है ना, प्राचीन काल से लेके आधुनिक काल तक की सामाजिक व्यवस्था। सामाजिक व्यवस्था में यही चीज पढ़नी होती है, और मुख्यतः बच्चों के ऊपर डिपेंड आप अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, और महिलाओं की स्थिति भी बनते हैं, और जो निचले कास्ट शूद्र वगैरह होते हैं ना, उनकी स्थिति भी बनते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। चलो, मौर्य युग की अवधि में कन्याओं का विवाह प्राय 14 से 15 की आयु में होता था। 100 एडी के बाद, 100 ईस्वी के बाद यवनाभ्रम आरंभ, सॉरी पूर्व पूर्व विवाह मतलब कि बाल विवाह के पक्ष में निश्चित रूप से प्रमाण मिलने लगते हैं। एक कुषाण देवकुल जहां राजघराने के व्यक्तियों की मूर्तियां रखी जाती हैं, कहाँ मिलती हैं? एक कुषाण देवकुल जहां राजघराने के व्यक्तियों की मूर्तियां रखी जाती है, कहाँ मिलती हैं? बताओ, कहाँ मिलती है? माट में। तो लिखा है कुषाण शासकों ने रोमन सम्राटों के अनुकरण पर देवकुल के निर्माण करवाए थे। ये देवकुल वर्तमान मंदिरों के समान ही होते थे। यहाँ कुषाण सम्राटों की मूर्ति रखी जाती थी। आगे देखो, किस कृषि में भारत का वावेरू के साथ संबंधों का उल्लेख मिलता है? किसमें मिलता है? जातक में। किस कृषि में भारत का वावेरू के साथ संबंधों का उल्लेख मिलता है? जातक कथाओं में। लिखा है आपका ववेरू जातक के अनुसार भारतीय व्यापारी बेबीलोन, बेबीलोन मतलब कि ववेरू, पश्चिम एशिया को कौवे और मयूर जैसे पक्षियों का निर्यात करते थे। कौवे, कौवे, कौवे लिखा है ना, कौवे मतलब कौवे, कौवे और मयूर जैसे पक्षियों का निर्यात करते थे। अच्छा, आप देखो, आप आपको कौवा दिखता है, यदि आप गांव में निवासरत हैं तो आपको कौवा दिख जाएगा, लेकिन यदि आप शहरों में जाएंगे ना तो आपको कौवा मुश्किल से दिखेगा। आपको कौवे की जगह कबूतर तो बहुत दिख जाएंगे, टुक टुक करते हुए, टुक 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 टुक, लेकिन कौवे नहीं मिलेंगे। तो ध्यान रखना, आने वाले समय में इन्वायरमेंट में कौओं को विलुप्त प्राय प्राणी पढ़ोगे, इसलिए बचा लो। अपने जो पितृपक्ष होते हैं ना, पितरों को खाना खिलाते हैं ना, कौए के माध्यम से खिलाते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि मैं उसके लिए भी आर्टिफिशियल कौआ लेके आना पड़े कि भाई ये खाना खा लो। यदि आप अपने पितरों को मानते हो, पूजा करते हो, पाठ करते हो, कौओं का संरक्षण करो जैसे हो सके, ठीक है ना। सोचना इस बात को। आपने पिछले कितने समय से कौआ नहीं देखा है? पहले शुरुआत में हम छोटे थे तो घर की छतों पे आकर कौआ बैठता था, बोलता काऊ 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 काऊ। जब 2 बार काऊ काऊ बोलता था ना, तो हम लोग बोलते थे मम्मी कोई आने वाला है आज घर पे। क्यों? ये कौआ काऊ काऊ कर रहा है, बोलते थे कि नहीं? तो ध्यान रखो इस चीज के लिए ना, भैया कौओं का संरक्षण जरूरी है। चलो, ये पता कैसे चले हमारे घर पे कौन आ रहा है कि आज कोई आने वाला है, छुट्टी मिलने वाली स्कूल से। चलो आगे बढ़ते हैं।
महाराष्ट्र के नहपान के काल में स्वर्ण एवं कसारपण के बीच क्या विनिमय दर थी? महाराष्ट्र के नहपान के काल में स्वर्ण एवं कसारपण के बीच क्या विनिमय दर थी? तो 1.35, मतलब 1:35, 1:35। तक कुषाण काल में स्वर्ण और रजत मुद्राओं की विनिमय दर 1.14 थी, और महाराष्ट्र में नहपान काल में स्वर्ण और रजत मुद्राओं की दर 1.35 थी। तो याद रखना ये चीज, शक कुषाण काल में 1.35, स्वर्ण का मूल्य 1 रुपये, तो रजत का मूल्य 35, जैसे मैं बोलूँ इतना सा सोना और 35 इतने 35 टुकड़े चांदी के बराबर थे। ये मान लो सोने का पेन है, ऐसी 35 पेन हम चांदी के लेके आएंगे ना, तब दोनों का मूल्य बराबर आएगा। तो आज देखना चांदी का और सोने का रेट क्या चल रहा है आज। चलो, संगम काल में अरसर किन्हें कहते थे? अरसर, संगम काल में अरसर, सॉरी, अरसर किसे कहते थे? तो शासक वर्ग को। किसे? शासक वर्ग को अरसर कहते थे। किसे कहते थे हम लोग? शासक वर्ग को अरसर कहते थे, ठीक है ना। संगमकालीन समाज में निम्नलिखित 4 वर्गों का रेखांकित किया गया है। धारणी 4, एक टाइपिंग बहुत ज्यादा गलत की ना हमें। निम्नलिखित 4 वर्गों का उल्लेख किया गया है। कौन कौन से? भंडार अथवा सुंडम, सुंडम मतलब कि ब्राह्मण। ये पूछा जाने लगा बहुत ज्यादा। अब पता नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं, लेकिन थोड़ा दक्षिण से पूछने लगे वो लोग, तो इस बात का ध्यान देना। ब्राह्मण अर्थात सुंडम, अरसर मतलब कि शासक वर्ग, वैनिगर पूछा गया है, वैनिगर मतलब कि वणिकगर, वणिक वर्ग, वैश्य है वणिक वर्ग, और वेल्लार मतलब कि किसान। अब वेल्लार को कई लोग यहाँ पे क्या करते थे, शूद्र लगा देते, नहीं, वेल्लार मतलब कि किसान अर्थात धनी किसान, जिनके पास अच्छे रुपए हैं, अच्छी जमीन है, धनी किसान को वेल्लार वर्ग में रखते हैं, ठीक है ना। और वैनिगर वणिक वर्ग में, अरसर शासक वर्ग में, सुंडगम ब्राह्मण वर्ग में। क्वेश्चन है आगे आपका, मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में दक्षिण भारत के किस राजवंश का उल्लेख है? मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में दक्षिण भारत के किस राजवंश का? तो पांड्य राजवंश का। किसका? पांड्य राजवंश का उल्लेख है। मेगास्थनीज कुल 153 राजाओं की सूची देता है, जिसमें सुदूर दक्षिण में पांड्य राज देश का उल्लेख है। यहाँ का शासन पांड्या नामक महिला, देखो भाई, यहाँ का शासन पांड्या नामक महिला चलाती थी। हम लोग को इतिहास पढ़ाया नहीं गया है, रटाया गया है, बट आप लोग समझो यहाँ पर कितना अच्छा इतिहास है। महिलाओं की हम लोग बोलते महिला प्रधान समाज लाना, महिला प्रधान समाज, ये वो ऐसा वैसा, महिलाएं पहले से आगे थी। कुछ देशकाल परिस्थिति ऐसी हुई हमारी, कुछ ऐसी देशकाल परिस्थिति बनी कि महिलाएं समाज में पीछे हो गई, ठीक है ना। इस शुरुआत से महिलाओं को बराबर का दर्जा दिया गया है। जब लोगों को भारतीय समाज पढ़ाया जाएगा ना, तो भारतीय समाज में आपको पढ़ाया जाएगा कि कैसे महिलाओं की स्थिति गिरी है, और यही चीज़ होती है आपकी एग्जाम्पल देने में काम आती है। यही चीज़ क्या होती है आपकी एग्जाम्पल देने में काम आती है वहाँ पे, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तमिल महाकाव्य कोवलन और माधवन की कथा दी गई है। किस तमिल महाकाव्य में कोवलन और माधवन की कथा दी गई है? सर ने बहुत अच्छे से समझाया था इसको शिल्पादिकारम में। किसमें? शिल्पादिकारम में। शिल्पादिकारम नुपुर पायलों के गीत का लेखक इलंगो अडिगल है। क्या पढ़ना इसको? शिल्पादिकारम, जिसका अर्थ होता है क्या? नुपुर या पायलों का गीत का उल्लेख इलंगो अडिगल ने था। लेखक कौन था? लेखक था इलंगो अडिगल, जो कि जैनी सन्यासी था। कौन था? जैनी सन्यासी था, तथा चेर शासक सैन गुर्दवन का भाई था। इसे तमिल महाकाव्य का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। तो इसमें आपकी कोवलन और माधवन की कहानी का वर्णन है। इसमें आपकी कोवलन और माधवन की कहानी का वर्णन है। दक्षिण भारत के किस राजवंश के राजाओं ने रोम राज्य के दूत 26 ईस्वी में भेजे थे? दक्षिण राजवंश के किस राजा ने रोम राज्य के लिए राजदूत भेजे थे? बताओ किसके लिए भेजे थे, बताओ। तो किसने? पांड्य लोगों ने। किसने? पांड्य लोगों ने। पांड्यन वंश, जिसे मदुरई के पांड्य के रूप में जाना जाता है, दक्षिण भारत का एक
प्राचीनतम तमिल राजवंश था। पांड्य राजवंश के संस्थापक कौन था? कुन पांड्यन। कौन था? कुन पांड्यन। यहाँ पे तेनाई सिद्धांत का प्रयोग। तेनाई सिद्धांत का प्रयोग कहाँ हुआ था? तो तेनाई सिद्धांत का प्रयोग हुआ तमिलकम में। तमिलकम में क्या है? तेनाई पद्धति अर्थात आकम कहे जाने वाले प्रणय काव्यों में विविध भावों की अभिव्यक्ति के लिए स्थायी उपमाओं का प्रयोग किया गया था, जिन्हें तेनाई कहा जाता है। जिसे क्या? जिसे तेनाई कहा जाता है। आगे, किस शासक के साथ समुद्रगुप्त के घृण मोक्षानुग्रह ना? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किस शासक के साथ समुद्रगुप्त ने घृण मोक्षानुग्रह की नीति का अनुसरण किया था? किस शासक के साथ समुद्रगुप्त ने घृण मोक्षानुग्रह की नीति का उल्लेख किया था, अनुसरण किया था? तो उग्रसेन के साथ। किसके साथ? उग्रसेन के साथ। यहाँ पे लिखा है समुद्रगुप्त ने अपने दक्षिणापथ विजय अभियान में 12 राज्यों को परास्त किया, जिनमें पलक राज्य का राजा उग्रसेन भी एक था तथा उसके साथ घृण मोक्षानुग्रह की नीति अपनाई थी। अब घृण मोक्षानुग्रह की नीति क्या होती है? घृण मोक्षानुग्रह की नीति क्या होती है? आपने इतिहास में पढ़ी होगी, पढ़िए तो कमेंट सेक्शन में बताओ। और चलो सबसे अच्छा क्वेश्चन है, घृण मोक्षानुग्रह की नीति मैं आपको बता दूंगा। कौन कौन सी नीति समुद्रगुप्त ने अपने विजय अभियान में अपनाई थी? सारी नीतियों के नाम लिख दो। यदि आपने वो नीतियों के नाम लिख दिए ना, तो मैं अभी आपको लास्ट में घृण मोक्षानुग्रह की नीति बता दूंगा। चलो, गुप्त काल में पूर्वी भारत में होने वाली सामुद्रिक व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र था। कौन था? ताम्रलिप्ति। कौन था? ताम्रलिप्ति। फायान के विवरण के अनुसार, अच्छा फायान किसके शासनकाल में आया था? हुएनसांग आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में। तो फायान किस शासक के शासनकाल में आया था? फायान के विवरण के अनुसार ताम्रलिप्ति पूर्वी तटीय भारत का प्रमुख बंदरगाह था। ताम्रलिप्ति बंगाल के अतिरिक्त सप्तग्राम, मतलब बंगाल, पुरी, कलिंग, सिकाकोस पूर्वी तटीय बंदरगाह थे। चलो, किस गुप्त शासक ने गैंडे के चित्रयुक्त स्वर्ण सिक्के जारी किए थे? किस गुप्त शासक ने गैंडे के स्वर्णयुक्त सिक्के जारी किए थे? किसने किए थे? कुमारगुप्त प्रथम ने। अच्छा, कुमारगुप्त प्रथम का नाम और कहाँ पढ़ते हैं आप लोग? कुमारगुप्त प्रथम का नाम और किस विशेष कार्य के लिए पढ़ते हैं? बताएगा कोई मुझे, किस विशेष कार्य के लिए पढ़ते हैं? चलो, तो कुमारगुप्त प्रथम ने प्राचीन भारत में 3वीं से 5वीं सदी तक शासन करने वाले राजवंश के राजा था। इनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, जो वर्तमान समय में पटना के रूप में बिहार राजधानी थी। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सी समुद्रगुप्त के सिक्कों में स्वर्ण, एक मिनट, निम्नलिखित में कौन सी समुद्रगुप्त के सिक्कों में स्वर्ण मुद्राएं नहीं है? कौन सी नहीं है? ध्वजधारी है, अश्वमेघ है, व्याघ्रनेता है, वेदी नहीं है। तो आंसर वेदी हो जाएगा। चलो, इसको क्या हो रहा है, कोई जरा अच्छा आप चाहे समझ में। ये बार बार पता क्यों भाग रहा है? ये बोल रहा है भाई मुझे छोड़ दे, मुझे छोड़ दे, आज वेलेंटाइन डे है। वैलेंटाइन डे नहीं, वैलेंटाइंस डे नहीं, वेलेंटाइन डे, उसको लोग वेलेंटाइन डे बोलते हैं। चलो, सबकी अलग अलग कहानी है, सबकी स्टोरियाँ हैं, हम लोग अलग ही प्रकार से जीते हैं। समुद्रगुप्त के 6 प्रकार की स्वर्ण मुद्राएं जारी की। देख लो, याद कर लो, 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है कि समुद्रगुप्त ने कौन सी स्वर्ण मुद्रा जारी की या किस प्रकार की मुद्रा? तो 6 प्रकार की। कौन कौन सी की है? देखो, गरुड़ ध्वज प्रकार की, गरुड़ ध्वज प्रकार की, धनुर्धारी प्रकार की, परशुधारी प्रकार की, अश्वमेघ प्रकार की, व्याघ्र नियंता प्रकार की और वीणा वादन प्रकार की। बार बार पूछा गया है कि किस शासक को उसके सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है? तो किसको दिखाया गया है? समुद्रगुप्त को। चलो, मंदिरों के प्रवेश द्वार पर नदी देवी का अंकन सबसे पहले कब प्रारंभ हुआ? मंदिरों के प्रवेश द्वार पर नदी देवी का अंकन कब प्रारंभ हुआ? गुप्त काल में। कब? गुप्त काल में। मंदिर निर्माण सामान्यतः ऊंचे चबूतरे पर होता है, जिन पर चढ़ने के लिए चारों तरफ सीढ़ियां होती हैं। प्रारंभिक मंदिरों की छतें चपटी होती थी, आगे चलकर शिखर बनने लगे। आपने पढ़ा होगा नागर शैली, द्रविड़ शैली, बेसर शैली। नागर शैली की विभिन्न विभिन्न स्थितियाँ होती हैं, कैसे उसका विकास होता है, कैसे वो आज भारत में निखर के आती है,
वो भगवान राम जो हमारा राम मंदिर बना है, जो जैन तीर्थ कुंडलपुर बना है, जहाँ से प्रश्न आ चुके हैं, ठीक है ना। तो राम मंदिर से भी याद करना कितने मंडप है, कब बना था, सारी जानकारी मैंने आपको शेयर की है। मुख्य मंडप में किसकी मूर्ति है, मंडप क्या होता है, आप लोग सब पढ़ेंगे, आर्ट एंड कल्चर में आप लोग सब पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलो, सारनाथ की धर्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा वाली, सारनाथ की धर्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा किस प्रस्तर से बनी है, मतलब किस पत्थर से बनी है, तो किससे बनी है, बलुआ पत्थर से, बलुआ पत्थर से। यूपीएससी का क्वेश्चन है बेटा जो वाला। चलो, कितनी है, 2 फीट की 4.5 इंच की है, 2 फीट 4.5 इंच की है। आगे बढ़ते हैं, कहाँ से बनी है, चुनार के बलुआ पत्थर से। तो आपको याद रखना, भगवान राम की जो मूर्ति बनी है ना, मैंने लिख के भेजा था बहुत दिन पहले, मैंने करंट अफेयर्स का पोर्शन शेयर किया था, वो एक दिन टेस्ट में ही पूछा था मैंने कि भगवान राम की जो मूर्ति बनी किस पत्थर से बनी है, ठीक है ना, वो पत्थर कहाँ से मिला है, वो चीज़ ध्यान देना, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आ सकता है क्वेश्चन, इस बात का ध्यान देना। शैव धर्म में शिव और शक्ति के सम्मिलित रूप को अर्धनारीश्वर की संकल्पना किस युग में हुई, तो किस युग में, गुप्त युग में। आप देखेंगे जो ब्रह्मा विष्णु महेश की संकल्पना आती है गुप्त या गुप्तोत्तर काल में आती है, आदिश्वर की जो संकल्पना आती है गुप्तोत्तर काल में आती है, जबकि महाभारत कृष्ण भगवान आते हैं वो भी इसी काल के आसपास का आपको देखने को मिलते हैं। चलो, गुप्त साम्राज्य प्राचीन भारत का एक हिंदू साम्राज्य था जिसने लगभग भारतीय महाद्वीप पर शासन किया था। इस अवधि को भारत का स्वर्ग माना जाता है। क्यों माना जाता है, क्यों माना जाता है, इन शॉर्ट बता दूं, यहाँ पे कला के क्षेत्र में बहुत विकास हुआ, स्थापत्य का विकास हुआ, समाज सुधार में विकास हुआ, मतलब समाज सुधार हुए। क्या हुआ, समाज सुधार हुए। तो ऐसे और भी चीजें, जो प्रशासनिक व्यवस्था थी ना, प्रशासनिक व्यवस्था भी अच्छे से आई है, राजाओं ने समाज के विकास के लिए काम किए, ठीक है ना। और एक चीज देखो, कारण क्या है, मुख्य कारण ऐसा है कि गुप्त काल में ना, शुरुआती दौर में, बाद के दौर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, गुप्त काल के प्रारंभिक दौर में ना विदेशी आक्रमण नहीं होते हैं। और गुप्त काल में जब प्रारंभिक दौर में विदेशी आक्रमण नहीं होते हैं, एक बहुत बड़ा साम्राज्य बन जाता है ना, तो आराम से स्टेबिलिटी हो जाती है, बोलते हैं ना स्थिरता। जीवन में एक बार आपकी स्थिरता आ जाए तो आपका विकास आसानी से हो सकता है। जब तक आप अस्थिर रहेंगे ना, जैसे पढ़ने की आपकी बैठने की जगह एक सी नहीं है, यहाँ वहाँ बैठ जाते हो पढ़ने के लिए, जो स्थिरता नहीं है, कितनी भी पढ़ाई कर लो ना, एक स्थिरता आपके जीवन में आ गई तो आप कितने भी आगे बढ़ सकते हो। जीवन को स्थिर बनाने के लिए हमें तपस्या करनी होती, तप करने होते हैं। जो बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हमारा वैष्णव धर्म, सनातन धर्म जब तपस्या की बात करता है, तप की बात करता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप हिमालय पर्वत पर जाके तपस्या करो। तप का मतलब है कि अपनी जीवन शैली में स्थिरता लेके आओ। तप का मतलब क्या है, यहाँ पे अपनी जीवन शैली में स्थिरता लेके आओ, अपने आप को समझो, अपने आप को जानो, अपने अस्तित्व को स्वीकारो। जब अपने अस्तित्व को स्वीकारोगे ना, तो सभी लोगों से आपका मोह भंग हो जाएगा, और जब मोह भंग हो जाएगा ना, तो आपका ध्यान हर कामों में लगेगा, और कोई भी काम आप करेंगे ना, तो आपको एक बार वो चीज़ें याद हो जाएंगी। चलो, चंद्रगुप्त के 9 रत्न में से निम्न में से कौन सा फलित ज्योतिष से संबंधित है, कौन सा फलित ज्योतिष से संबंधित है, कौन सा है, छपड़क, कौन सा है, छपड़क है आपका, कौन सा है आपका, छपड़क। चलो, आगे क्वेश्चन, भीनमाल, भीनमाल किस खगोल शास्त्र के जन्म स्थान के रूप में जाना जाता है, तो ब्रह्मगुप्त के, ब्रह्मगुप्त के जन्म स्थान के रूप में माना जाता है। लिखा है, ब्रह्मगुप्त प्रसिद्ध भारतीय गणितज्ञ थे, उनके 2 विशेष ग्रंथ हैं, ब्रह्म स्फोटक सिद्धांत और दूसरा है खंड खाद्य पद्धति, खंड खाद्य पद्धति, ठीक है ना। चलो, बहुत अच्छे गणितज्ञ रहे हैं। अच्छा, उज्जैन से क्या इनका संबंध है, ब्रह्मगुप्त का संबंध उज्जैन से है क्या, आपको बताना है कि नहीं है, यदि है तो कैसा है। चीनी सम्राट ताई सुंग ने हर्षवर्धन के राज्य दरबार में कितने दूत भेजे थे, कितने दूत भेजे थे, 3 दूत भेजे थे, कितने, 3 दूत भेजे थे। हर्षवर्धन प्राचीन भारत में पुष्पभूति वंश के प्रथम प्रभाकरण वर्धन का पुत्र था, ठीक है ना। उत्तरी भारत में 60 ईसा पूर्व से 640 ईसा पूर्व तक शासन किया, 60 ईसा पूर्व से 647 ईसा पूर्व, और इसमें तो नहीं लगा आपको 600 साल शासन किया,
इसको देख के ऐसा तो नहीं लग रहा ना कि 600 साल शासन किया, ठीक है ना। अच्छा तो कितने साल हो रहे हैं, काउंट करो इसको। 60 BC से 43 AD तक काउंट करो कितने हो रहे हैं। चलो, हर्ष के शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय का अध्यक्ष कौन था? कौन था? शीलभद्र। कौन था? शीलभद्र। हर्ष के समय नालंदा विश्वविद्यालय का महायान बौद्ध शिक्षा का प्रधान केंद्र था। आचार्य शीलभद्र तत्कालीन कुलपति थे। हर्ष ने 100 गांव की आय को नान या नालंदा महाविद्यालय पर खर्च किया था। पैर से कांटा, पैर से कांटा निकालती स्त्री की प्रसिद्ध मूर्ति से प्राप्त हुई है। आपने देखो सिंधु घाटी सभ्यता की नृत्यांगना की मूर्ति तो पड़ी होगी, पड़ी ना, कि वहां से नृत्यांगना की मूर्ति मिलती है कांसे की। अब पैर में चुभ गया कांटा, निकाल ली बेचारी बिन्ना, उसकी मूर्ति किसी ने बना दी। आजकल हम लोग क्या करते हैं, रैंडम फोटो क्लिक करते कि नहीं। तो उस टाइम पे कैमरा तो था नहीं, और जब कैमरा नहीं था तो क्या, निकालो बेटा कांटा, हम तुम्हें देखेंगे, ताड़ेंगे, फिर जाके मूर्ति बनाएंगे। चलो मजाक कर रहा हूँ, बहुत लंबी क्लास हो गई ना थोड़ा आप लोग के लिए ना, पहली क्लास है मेरी इतनी लंबी, थोड़ा टाइम पास चलता है। पैर से, ऊपर से आवाज भी दबी हुई। पैर से कांटा निकालती स्त्री का प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प कहाँ से प्राप्त हुआ? खजुराहो से। कोई ने सोचा वो खजुराहो से मिला है, खजुराहो से मिला है। खजुराहो मंदिर में आदिनाथ मंदिर, कहाँ पे? आदिनाथ मंदिर में नित्रत अप्सरा पार्श्वनाथ मंदिर में पैर से कांटा निकालती व आंखों में अंजन लगाती अप्सरा मूर्तियों का उल्लेख है। मतलब आपको बता दूं, यदि आपको हिंट दे दूं, तीर्थंकर वाला आपका टॉपिक जुड़ गया है, जुड़ गया ना। तो आपको तो भगवान आदिनाथ या ऋषभदेव जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे, और ऐसा माना जाता है वो जब राजा बने, राजगद्दी पर बैठने जा रहे थे, राजगद्दी पर बैठे तो होता नहीं है समारोह होता है, जैसे आपके यहाँ पे समारोह होता है, सत्कार होता है। तो जब वो राजा बने, शासक बने, तो समारोह चल रहा था उनके राज्य संस्कार के लिए, राज्य संस्कार के लिए समारोह। कौन सा? उनके राजमहल में नृत्यांगनाएं आई हुई थी। तो नृत्यांगनाएं मानते कि अप्सराएं थी, वो आसमान से आई हुई थी उड़ के। होता क्या है कि वहां पे एक नृत्यांगना डांस करते करते मर जाती है, नृत्यांगना डांस करते करते मर जाती है, और लगता है मतलब ऐसे कुछ चुपता है उसको पैर में, उसकी डेथ हो जाती है। उनको देखकर, उस नृत्यांगना की मृत्यु को देखकर उनको वैराग्य उमड़ पड़ता है कि भैया कितना भी राजपाट पढ़ लो, कुछ भी कर लो, जब वो नृत्यांगना मर गई तो हमें थोड़ी ना बचना है। तो ये बोले क्षणिक कारण क्या होता है, तत्कालिक कारण क्या होता है, तो तत्कालिक कारण वही था, ठीक है ना। ध्यान रखना, थोड़ा डीप में इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि तीर्थंकर का टॉपिक जुड़ गया है। और जैसे आपको 5-6 नाम बताओ तीर्थंकरों में, आपको भगवान ऋषभदेव के बारे में पढ़ना है, सर ने पूरा लिखवाया है, समझाया है। महावीर के बारे में पढ़ते हो आप लोग, भगवान पार्श्वनाथ के बारे में पढ़ते हो आप लोग, नमीनाथ और नैमीनाथ को देख लेना, और एक 18वें मल्लीनाथ, ठीक है, 19वें, उनको भी आप लोग देख लेना। क्यों देख लेना? जैन धर्म और बौद्ध धर्म में विवाद है उनको लेकर, सॉरी, जैन धर्म में श्वेतांबर और दिगंबर विवाद है। दिगंबर मानता है कि कोई भी महिला तीर्थंकर नहीं हो सकती है, लोग श्वेतांबर बोलते हैं कि मल्लीनाथ महिला थी, ठीक है ना। जैसे कुछ मुख्य तीर्थंकर है, उनको पढ़ लेना। अभी तो शुरुआत में क्या आपको पेपर सरल आने वाला है, सरल का मतलब कि जो जो चीज़ें वहाँ पे दी गई ना, वहीं से क्वेश्चन बनेंगे। आगे जाके पेपर का लेवल बढ़ जाएगा, आगे जाओगे ना भविष्य में, पेपर का लेवल बढ़ जाएगा। चलो, वैसे उन्हें कट ऑफ कम करनी थी, इतना कठिन पेपर देंगे वो लोग, कट ऑफ कम वैसी हो जाएगी अब तो। निम्नलिखित में से किसने भारतीय सामंतवाद 1966 में लिखा? भारतीय सामंतवाद किसने लिखा? तो रामशरण शर्मा, RS शर्मा, जिनकी बुक आप लोग पढ़ते हो ना, रामशरण शर्मा की। चलो, भारत में सामंतवाद के उद्भव और विकास का गठन सुव्यवस्थित अध्ययन पेश करने वाले प्रथम इतिहासकार रामशरण शर्मा थे। प्रमुख कृतियां: इंडियन फ्यूडलिज्म, अर्बन डीके इन इंडिया। राय पिथौरा के नाम से, राय पिथौरा के नाम से कौन सा राजपूत शासक जाना जाता है? तो पृथ्वीराज चौहान को राय पिथौरा के नाम से जानते हैं। इसको देखो, पृथ्वीराज चौहान को राय पिथौरा, भरतेश्वर और अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाता है। क्या इसको राय पिथौरा, भरतेश्वर और अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाता है। निम्नलिखित में से मेहरकुल को किसने परास्त किया था? किसने परास्त किया था? यशोवर्मन ने। किसने किया था? यशोवर्मन ने। चलो, प्रशस्ति के अनुसार जिस मेहरकुल ने शिव के अतिरिक्त अन्य किसी के समक्ष अपना शीश नहीं झुकाया, उसे सर्वप्रथम यशोवर्मन ने अपनी वंदना करवाई थी।
अपनी चरण वंदना कराई थी, मतलब कि हराया था। ठीक है ना, इतिहासकार है भाई, इतिहास सही भी हो सकता है। हम तो बोलते हो सकता है उसकी बहन से शादी की हो तो जीजा बन गया होगा, फिर तो झुका लिया होगा। कुछ रिश्ते भी तो होते झुकाने वाले, कुछ बड़ा दोस्त होगा, बड़ा भाई बन गया होगा। चल मजाक करो मैं, जो वो सही है। पल्लव वंश की समाप्ति किस वंश के हाथों में हुई थी? चोल वंश के हाथों में। ठीक है ना, तो 897 ईस्वी में चोल नरेश आदित्य प्रथम ने पल्लव शासक को पराजित कर हत्या कर दी और तोंड मंडम पर अधिकार कर पल्लवों की सर्वशक्तिमान सत्ता के स्थान पर महान चोल शक्ति का उदय हुआ। आगे चोल युगीन ग्राम प्रशासन के अंतर्गत एरिवॉरियम थी। चोल युगीन ग्राम प्रशासन के अंतर्गत एरिवॉरियम थी। क्या थी? तड़ाक समिति। कौन सी थी? तड़ाक समिति। एरिवॉरियम क्या थी आपकी? तड़ाक समिति थी। चलो आगे बढ़ते हम लोग। यहाँ पे लिखा देखो, एरिवॉरियम क्या हो गया? तड़ाक समिति होगी। एरिवॉरियस क्या हो गया? तालाब समिति हो गया। अर्थात तालाब की मरम्मत कराने के लिए एरियाम नामक नियमित कर लिया जाता था। इस समिति की सदस्यों की संख्या कितनी थी? 6 थी। चलो, चोल प्रशासन में ग्रामीण प्रशासन पढ़ लेना, वहां से क्वेश्चन आते हैं। चोल प्रशासन में ग्रामीण प्रशासन बहुत अच्छे से कर लेना, वहां से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है ना, और फिर से भी आएंगे, मुख्य परीक्षा में भी आते हैं। चीनी स्रोतों के अनुसार निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने व्यापार को बढ़ावा देने के लिए चीन में एक दूत मंडल भेजा? चीनी स्रोतों के अनुसार निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने व्यापार को बढ़ावा देने के लिए चीन में एक दूत मंडल भेजा? किसने भेजा था? तो कुलोतुंग प्रथम ने। किसने? कुलोतुंग प्रथम। कुलोतुंग प्रथम ने 1077 ईस्वी में 72 व्यापारियों का एक दूत मंडल चीन भेजा। दूत मंडल अपने साथ शीशे का सामान, कपूर, गेंडों के सींग, हाथी दांत आदि उपहार ले गए थे। निम्नलिखित चोल शासकों में से मालदीव की विजय करने वाला प्रथम चोल शासक कौन था? राजराज प्रथम। मालदीव चर्चा में रहा है बेटा, याद रखना। मालदीव को ना अच्छे से पढ़ना, किसने जीता किसने हारा? राजराज प्रथम। चोल शासक थे कौन थे? राजराज प्रथम था, जिन्होंने मालदीव को जीता। अब क्यों भाई चर्चा में क्यों रहा? पता है, मोदी जी मालदीव की जगह पे कहाँ गए थे घूमने के लिए? लक्षद्वीप। अच्छा, लक्षद्वीप गए तो लक्षद्वीप से जो हवा चली ना, उसकी सुनामी में मालदीव बह गया। मैंने क्या बोला कि भैया मालदीव को अच्छे से पढ़ लेना। क्यों पढ़ लेना? क्योंकि लक्षद्वीप गए मोदी जी घूमने के लिए, और उनके घूमने से वहां पे जो हवा चली, उसकी सुनामी मालदीव को ले डूबी। इसका अर्थ आप लोग समझ गए होंगे मैंने क्या बोलना चाहा है। चलो, मत विलास प्रहसन का लेखन किस वंश के शासक ने किया था? मत विलास प्रहसन का लेखन किस वंश के शासक ने किया था? तो किस वंश के शासक ने किया था? पल्लव वंश के शासक ने किया था। किस वंश के शासक ने? पल्लव वंश के शासक ने किया था। मत विलास प्रहसन का लेखन महेंद्र वर्मन थे। इस ग्रंथ में शैव कपालिकों तथा बौद्ध भिक्षुओं में प्रचलित तंत्रवाद का मजाक उड़ाया गया तथा उन पर व्यंग्य किए गए। चलो आगे, अंतिम क्वेश्चन, खुश हो जाओ। चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय ने किस फारसी राजा के पास अपना दूत भेजा था? किसके पास? खुसरो द्वितीय के पास। खुसरो द्वितीय के पास। तो अरब लेखक तावरी के अनुसार परमेश मतलब कि पुलकेशिन द्वितीय ने 625 ईस्वी में अपना एक दूत मंडल फारस के शाह खुसरो द्वितीय के दरबार में भेजा था। तो यहाँ इसी के साथ आपके सारे प्रश्न समाप्त होते हैं। मुझे उम्मीद है आपको सेशन पसंद आया होगा, सारे प्रश्न भी पसंद आए होंगे आप लोग को। ठीक है ना, सारे प्रश्न भी आप लोग को पसंद आए होंगे। अब चलते हैं लोग कहाँ पे? कल की जानकारी पे। कल क्या होने वाला है, कहाँ पहुँचते भाई? चलो, तो ध्यान देना, फिर से सूचना दे दूँ आपको, कल से हमारा कलम कॉपी बैच का मुख्य परीक्षा की क्लासेस शुरू होने वाली हैं, जहाँ पे मैं आपको सुबह 10 बजे लाइव सेशन में भूगोल पढ़ाऊँगा। भूगोल के लिए मैंने बता दिया आपके लिए, जिन्होंने ज्वाइन कर लिया वो भी, और जो ज्वाइन करना चाहते हैं, एक किताब लेना है आपको। कौन सी? भारत का भूगोल NCERT। भारत का भूगोल NCERT 11th क्लास की। 11th और 12th में 4 किताबें होती हैं, 4 किताबें होती है। तो अभी आपको सिर्फ एक लेना है, 11th क्लास की न्यू NCERT भारत का भूगोल।
यदि आपके यहाँ पे नहीं मिलती है, आप वेबसाइट पे जाएंगे ना, तो आपको उसका प्रिंट आउट निकलवा लेना है। नहीं होगा तो मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा मिलते ही, तो आप लोग उसका प्रिंट आउट निकलवा लेंगे। इससे आपको क्या होगा, कुछ टॉपिक जो मैं यहाँ पे पढ़ाऊँगा आप उस किताब से पढ़ के आएंगे। अब मैं आपको कहूँगा भैया आपको इस वाले पेज को पढ़ना है, ठीक है ना, क्योंकि नोट्स आपको क्लास में ही लिखवाए जाएंगे। पहले यदि 2 घंटे की क्लास होगी ना या 1.5 घंटे की, तो उसमें 70% रेशो आपको समझाने का रहेगा और 30% लिखवाने का रहेगा कि 30% लिखवाओ। और जो 30% लिखवाने का मतलब कि 30% समय में लिखवाओ, और वही चीज़ आपकी मुख्य परीक्षा की ओरिएंटेड होगी। हमें पता है हम आपके साथ यदि मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग भी हमारे साथ मेहनत करेंगे, और ऐसी मेहनत करना कि इस बार मैं बिल्कुल झंडा गाड़ दें, ठीक है ना, इस बार हम बिल्कुल सफलता हासिल कर लें। तो जय हिंद, जय भारत। ये वाला टेस्ट का बता दूं आपको, ये सरप्राइज टेस्ट था आपका। हर वीक में आपको ऐसे एक और 2 टेस्ट मिलेंगे हर वीक में, ओपन टेस्ट रहेंगे। आप लोग हमारी टेस्ट सीरीज भी लॉन्च होने वाली कुछ टाइम में, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। बट ये टेस्ट आपको रेगुलर मिलेंगे, मतलब रेगुलर कहने का मतलब कि किसी भी टॉपिक से, किसी भी यूनिट के, कैसे भी सब्जेक्ट के हर वीक में मिलेंगे आपको। क्यों? क्योंकि जैसे आपको वीक में 2 दिन मिल रहे हैं, जैसे आज मिल गया, आज से 4 दिन बाद आपको मिलेगा। अब 4 दिन बाद जब आपको मिल रहा है ना, तो जो गैप मिलेगा आपको 3 दिन में ना, इसका रिवीजन करने का गैप मिल जाएगा आपको। हालांकि जो आपको शेड्यूल दिया गया है मेंटरशिप प्रोग्राम में, वो आप लोग कंटिन्यू फॉलो कीजिएगा, वहाँ भी टेस्ट दीजिएगा और ये टेस्ट भी दीजिएगा। बिना पढ़े टेस्ट आपको देना है। बिना पढ़े टेस्ट देने प्रॉफिट क्या होता है कि हम सब कुछ पढ़ लेते हैं, पता चलता है कि भैया हमें कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्या हमारा वीक पॉइंट है, वो सारी जानकारी हमें मिल जाती है, ठीक है ना। और जैसे ही आप ना एक बार आपको कवर, 1-2 महीने में आपका पूरा कवर हो जाएगा ना, तो आप लोग खुद कहोगे कि सर अब तो टेस्ट बनने लगा है। अब 1-2 दिन में टेस्ट मत करो, डेली टेस्ट करो। क्या करो? डेली टेस्ट करो, तो फिर आपके डेली टेस्ट होंगे, ठीक है ना। तो जय हिंद, जय भारत। लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा, और आज शाम तक अपना रजिस्ट्रेशन करा लीजिएगा कलम कॉपी बैच के लिए, ठीक है ना। चलो।